याद हो, कल हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ना शुरू किया था और चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने डिस्कस कर लिया था थोड़ी सी बातें। एक तो हमने डिस्कस किया था अगर कोई बंदा कारोबार करना चाहता तो कैसे कैसे कारोबार कर सकता है। 3 तरीके का कारोबार करने, सोल ट्रेडर के तौर पे भी कर सकता है, पार्टनरशिप बना के भी कर सकता है और कंपनी बना के। मुझे बताएं इनमें से वो कारोबार जिसमें आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट होगा वो कौन सा है? ये आपने कैसे डिसाइड करना? अगर देखा जाए तो मैं ये थोड़ी कह रहा हूँ जिनके सबसे ज्यादा बेनिफिट क्या है। आप अकेले हो, आपका उसका बिजनेस है, सोल ट्रेडर का बिजनेस है, सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? आपको ही मिलेगा ना मेरे बच्चे। सारा बेनिफिट किसको मिलेगा? आप मेरे बच्चों, आप ऐसा कर दो, आप ना दोनों मेरे बच्चों इधर हो, माजरत के साथ आप दोनों मेरे बच्चे इधर हो। आप चाहे ना हो तो मेरे बच्चे, चले इट्स ओके, आप बेटा उसमें उधर हो जाए। थैंक यू बेटा, थैंक यू। ले बेटा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई ये बताओ कि इनमें से किस कारोबार में आपकी लायबिलिटी लिमिटेड होगी, फिर तो समझ आती है कि भाई आप बोलेंगे सर कंपनी में। अगर कोई बंदा पूछे सबसे ज्यादा बेनिफिट है, भाई सबसे ज्यादा बेनिफिट तो अगर मैं अगर कहता हूँ वो तो मैं कहूंगा सोल ट्रेडर में है। जितना कमाओगे अपने, हो सकता है पार्टनरशिप में भी हिस्सेदार हैं आपके प्रॉफिट के, सोल ट्रेडर में सबसे ज्यादा बेनिफिट। लेकिन मैं उस कॉन्टेक्स्ट में नहीं पूछ रहा बेनिफिट। आपने तो ये सोच लिया कि सर अनलिमिटेड जो लायबिलिटी लिमिटेड करना वही शायद सबसे बड़ा बेनिफिट है। लेकिन मेरे बच्चा अगर सारा प्रॉफिट आ रहा हो, कभी लॉस में गई ना हो, है कमाई ही कमाई हो, तो फिर तो मेरे बच्चे शायद वही बेनिफिट है। चले यार, ये तो मैं अभी आप लोगों से पंगा ले रहा हूँ है। और चल यार, लो बेटा ये बताओ कि इनमें से कौन सा कारोबार है जिसमें आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड है। और अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? उस बिजनेस की जितनी लायबिलिटीज होंगी, अगर बिजनेस के एसेट बेच के पूरी ना होगी तो आप कैसे पूरी करोगे? घर से पूरी करो। और मेरे बच्चे लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या है? कि जितना के पैसा उस बिजनेस में लगा दोगे, कल वो बिजनेस डूबता है तो आपको उतना ही की पैसा डूबेगा, उसके लिए मजीद के लिए आप जिम्मेदार नहीं होंगे। अज्यूम कर लो मेरे बच्चे, चलो मान लो कि पाकिस्तान में किसी कंपनी का नाम बताओ। चलो जी, वो कह रहे हैं सर पीटीसीएल। मिस्टर ए ने क्या किया, इस पीटीसीएल में 500 रुपए के शेयर्स खरीद लिए, क्योंकि आगे जाके पढ़ेंगे शेयर्स क्या होते हैं। क्योंकि जब कंपनी में इन्वेस्ट करते हो तो किस शक्ल में करते हो? शेयर्स की शक्ल में। मिस्टर ए ने क्या किया, इस कंपनी के 500 रुपए के, पैसा जो लगाया वो कितना है? 500 रुपया। 500 रुपए के शेयर्स खरीद लिए। तो भैया मिस्टर ए इतना मनहूस था, जैसे उसने इस कंपनी के शेयर्स खरीदे कंपनी डूब गई बेटा। और इस कंपनी के सर पे करोड़ों की लायबिलिटीज है। और लोगों को यह पता चला कि भैया वो जो मिस्टर ए है वो भी शेयर होल्डर का मतलब होता है मालिक, चाहे वो थोड़े से हिस्से का मालिक हो, लेकिन मालिक तो मालिक ही होता है। तो लोगों को पता चला वो मिस्टर ए वो भी इस कंपनी का मालिक है। तो लोग उसके पास पहुंच गए, सर क्या करो, इस कंपनी के सर पे इतने करोड़ों अरबों की लायबिलिटी है, आप वो पे करो। मेरे बच्चे बताओ इस बेचारे की औकात कितनी की थी? इसने 500 रुपया टोटल लगाया और लोग कितना पैसा मांगने के लिए आगे? करोड़ों अरबों। खुद सोचो मेरे बच्चे, क्या ये पे कर सकता है उसको? और क्या इसके पे करना है भी कि नहीं? नहीं नहीं, वो कहेगा देखो सर मैंने कंपनी में इन्वेस्ट किया था, और कंपनी के अगर कंपनी का हम कॉन्सेप्ट डिस्कस करें, कंपनी के अंदर हम जितना पैसा इन्वेस्ट करते हैं सर, अगर वो कल कंपनी डूब जाए, हमारा वो पैसा तो डूब जाता है, लेकिन हमारा घर बार जिम्मेदार नहीं होता। सर यहाँ पे मेरी लायबिलिटी क्या है? लिमिटेड। और लिमिटेड महदूद किस हद तक है बोला? मेरे इस 500 रुपए तक। सर मैं भी आपके साथ पूरा दुखी हूं, मेरा 500 रुपया भी डूबा है। अगरचे आपका करोड़ों है, मेरे लिए 500 ही करोड़ों था, जैसे आपकी एग्जाम्पल ले लें। किसी का करोड़ों, आपका चंद हजार भी करोड़ों के बराबर है मेरे बच्चे। ऐसे ही स्टूडेंट हो ना आप लोग, स्टूडेंट हो इसलिए। ले बेटा, ये सारी सारी बातें थी, खैर वापस आओ बेटा। ये चीजें आपने याद करनी थी अगर आपको याद है, क्योंकि हमने पढ़ना शुरू कर दिया था। ये आपने याद करना है। सोल ट्रेडर में एक बंदा होता है, उसी का पैसा लगा होता है, सारा नफा नुकसान उसी का होता है। लेकिन मेरे बच्चे सबसे बड़ी यहाँ पे वो क्या होती है, यानी कि खतरा क्या होता है? वो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। जितनी बिजनेस की लायबिलिटीज होंगी घर से लाके पूरी करेंगे। फिर हमने डिस्कस किया था अगर बिजनेस में मालिकों की तादाद एक से बढ़ जाए और वो कंपनी ना हो। अच्छा, एक और चीज हम बार बार कल लफ्ज डिस्कस कर रहे थे, लॉ रिकग्नाइज ओनली द इंडिविजुअल हु रन्स इट। इसका मतलब क्या था बोला? कि अगर कोई बंदा सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार कर रहा हो, कोई सोल ट्रेडर के तौर पे कारोबार कर रहा हो, कानून की निगाह में, लॉ की निगाह में उस बंदे की हैसियत है, कानून को, कानून उस बिजनेस को नहीं जानता और पहचानता, क्योंकि ये बिजनेस उसका, कानून सिर्फ इंसानों को पहचानता है। और उसका बिजनेस, सोल ट्रेडर का बिजनेस इंसान नहीं होता, क्योंकि उसकी उसके मालिक से अलहदा कोई हैसियत, इंसानों वाली हैसियत नहीं होती। तो फिर कानून किसको, इंसान यानी कि किसको जानता और पहचानता है? सिर्फ मालिक को। कल इस बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होंगी किससे रिकवर करेगा? मालिक से। सेम मामला कहां पे था? पार्टनरशिप के अंदर।
पार्टनरशिप में फर्क क्या हुआ था, मालिक एक से बढ़ गए थे मेरे बच्चे। अब इस बिजनेस की अगर लाइबिलिटीज हो मेरे बच्चे, इस बिजनेस की जितनी भी लाइबिलिटीज हो, कौन पे करेगा? मालिक। क्योंकि लॉ की निगाह में, कानून की निगाह में इस बिजनेस की अपनी इंसानों वाली हैसियत नहीं है। तो इंसान फिर इस बिजनेस में कौन है? मालिक। तो कानून को सिर्फ मालिक नजर आएंगे, बिजनेस नजर जो है ही नहीं, इंसान इंसान नजर आते हैं मेरे बच्चे, जो है ही नहीं इंसान, वो किसी को कैसे नजर आएगा? यहाँ पे कानून को कारोबार नजर नहीं आ रहा, कौन नजर आएगा? उसके मालिक नजर आएंगे। तो कल इस कारोबार की जितनी भी लाइबिलिटीज होंगी वो कौन पे करेंगे? सबसे पहले एसेट बेचेंगे, अगर एसेट बेच के भी लाइबिलिटी पूरी ना हो तो कहां से लाके पूरी करेंगे? अपने घर से। ऐसे था कुछ। लेकिन मेरे बच्चे, हमने कल एक कारोबार करने का और तरीका भी ढूंढा था। हमने कहा था कि अगर कुछ लोग मिलकर कोई कारोबार कर रहे हो और उस कारोबार को वो कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड करवा लें। और कंपनी के तौर पे रजिस्टर्ड किस कानून के तहत करवाएंगे? कंपनी एक्ट 2017 के तहत। मेरे बच्चे, अगर उसको रजिस्टर्ड करवा लें, रजिस्टर्ड का दूसरा नाम क्या था? इनकॉर्पोरेशन। उसकी इनकॉर्पोरेशन या उसको रजिस्ट्रेशन करवा लें उस कारोबार की, कंपनी एक्ट 2017 के तहत। तो हमने डिस्कस किया था मेरे बच्चे, रजिस्टर्ड होते ही ये कारोबार क्या हो जाएगा? खुद से एक इंसान बन जाएगा, खुद से एक इंसान बन जाएगा। और ये इंसान अपने मालिकों से अलग इंसान है। देखो, अब दो तरह के इंसान आपको नजर आ रहे हैं। एक उसके ये मालिक, ये भी इंसान है, और ये जो कंपनी है, अब वो जो कारोबार था वो भी क्या बन गया है? वो भी एक इंसान है। और अब हम लॉ की बात करें, लॉ इस इंसान को अपने उसके मालिकों से अलग इंसान ट्रीट कर, वो कह रहा है ये अलग इंसान है। जब दीवार खड़ी होगी वो अलग इंसान बन गया, तो मेरे बच्चे इस इंसान का इनके साथ कोई ताल्लुक नहीं है। कल वो इंसान अगर कुछ भी गलत करेगा, कुछ भी मामला होंगे, लॉ उसी इंसान को पकड़ेगा, क्योंकि कानून ने इस इंसान को इंसान मान लिया है। ये कानून की निगाह में इंसान है। इसलिए मेरे बच्चे, हमने अगरचे मैंने डिस्कस किया था, हम चाहे इसको इंसान ना मानते हैं, लेकिन ये कानून की निगाह में क्या है? इंसान है। इसलिए इसका नाम क्या था बोला? लीगल पर्सन। या तो इसको लीगल पर्सन कह दो, कानूनी इंसान है, या इसको आर्टिफिशियल पर्सन कह दो। याद रखोगे मेरे बच्चे? तो ये बातें। और मुझे बताओ, डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी क्या हुआ करता था? पहले तो डॉक्ट्राइन का मतलब बताओ, असूल। तो ये कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी का असूल मतलब क्या है? कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाए तो उससे एक इंसान बन जाती है। ये इंसान अपने मालिकों से अलहदा है, और इसके वही राइट्स और ऑब्लिगेशन हैं जो आम इंसान के होते हैं। तो मेरे बच्चे, मैंने ये कहा था मेरे बच्चों कि अगर वो ये पूछ ले डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बताओ, तो ये सारा लिख लीजिएगा। वैसे तो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी उसने मतलब लिखा था, दिस इज कॉल्ड डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। वो ये भी हो सकता है कि मतलब उसने मजीद समझाने की कोशिश की कि ये भी हो सकता है। मतलब ये दोनों जो ऊपर नीचे लाइनें लिख रखी हैं डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी से पहले बाद में, ये एक्चुअली समझा क्या रहा है? वो डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी ही समझा रहा है। याद रखोगे इस बात को? तो आज के बाद कोई बंदा पूछ ले डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी बताओ, तो क्या बताओगे? कंपनी जब रजिस्टर्ड हो जाए, इंसान बन जाती है, इसके भी वही राइट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं जो आम इंसानों के। इसको क्या बोलते हैं? डॉक्ट्राइन ऑफ कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी। वही जो कॉर्पोरेशन थी वो खुद एक पर्सन बन गई, उसमें पर्सनैलिटी वाली खसूसियात आ गई। हालांकि पर्सनैलिटी हम इंसानों के लिए लफ्ज इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हम एक कॉर्पोरेशन को क्या बोल रहे हैं? पर्सनैलिटी। याद रखोगे इस बात को? नहीं बेटा, ये कल हम डिस्कस कर रहे थे, अगर आपको याद हो, आसान बातें थी। हमने डिस्कस, पहले तो एक बात डिस्कस की थी कि जब हम लफ्ज पर्सन बोलते हैं, पर्सन का मतलब क्या है बोला? आर्टिफिशियल और नेचुरल पर्सन, दोनों पर्सन है। यानी कि पर्सन लफ्ज बोला जाए, उसमें आर्टिफिशियल भी कवर होता है और नेचुरल भी। फिर हमने डिस्कस किया था, अगर कहीं पे कानून सिर्फ आर्टिफिशियल पर्सन को डिनोट करना चाहता तो क्या लफ्ज बोलेगा? या तो आर्टिफिशियल पर्सन बोलेगा, या लीगल पर्सन बोलेगा, या कंपनी बोलेगा। कंपनी बोला जाता है। ये भी क्या होता है? आर्टिफिशियल पर्सन ही। कभी आप लोगों को किसी ने कंपनी बोला? क्यों? क्योंकि आप मेरे बच्चे कंपनी हो ही नहीं। आप क्या हो? आप तो नेचुरल पर्सन हो, हैं? तो अगर कोई बोले तो उसका मुंह सेक दीजिएगा, भैया खुदा का खौफ करो, मैं कंपनी नहीं हूं। लेकिन मेरे बच्चे, अगर सिर्फ नेचुरल पर्सन को डिनोट करना हो, इंडिविजुअल भी लफ्ज बोला जा सकता है, नेचुरल पर्सन भी बोला जा सकता है, और इंसान भी बोला जा सकता है। सर इंसान तो फिर वही बात हो गया, फिर दोनों तरह के हो सकते हैं, ये याद रखिए। इंसान दोनों तरह के इंसान है, आर्टिफिशियल भी और। चले मेरे बच्चे, ये तो सादी सी बात थी, ये हमने ये लाइन पढ़ी थी। उसके बाद हमने डिस्कस किया था सर, जब कंपनी इंसान बन जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन बन जाती है, इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स होती है? यानी कि वो क्या खसूसियात हैं ओवरऑली जो इस कंपनी में आ जाती हैं जब वो कंपनी इंसान बन जाती है। तो मेरे बच्चे, ये खसूसियात हमने डिस्कस करना शुरू की थी। हमने डिस्कस किया था सबसे पहले कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट कर सकती है, और उस कॉन्ट्रैक्ट के नतीजे में उसका राइट्स भी होंगे और उसके ऑब्लिगेशन भी। आम इंसानों की तरह कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेटली मेरे बच्चे, सीएफई अगर कंपनी है, ये सब कुछ सीएफई ने खरीदा होगा, या कुछ चीजें खरीदने का कॉन्ट्रैक्ट कर रही होगी सीएफई किसी से। साथ वाला घर खरीदने की बात कर रही है सीएफई, सीएफई की बात कर रहा हूँ। तो मेरे बच्चे, जब वो कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, उसका राइट होगा कि उसको वो प्लॉट या घर मिलना चाहिए, उसका ऑब्लिगेशन क्या होगा? उसके बदले में पे करना। तो आम इंसान जिस तरह कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, उनके राइट्स और ऑब्लिगेशन होते हैं, कंपनी के भी उसी तरह राइट्स और ऑब्लिगेशन होंगे।
उसके बाद मेरे बच्चे कल हमने डिस्कस किया था डेट्स एंड लायबिलिटी। कंपनी उधार भी ले सकती है, उधार पे सामान भी ले सकती है, लेकिन जब कंपनी उधार ले, उधार पे सामान ले, तो उसके बदले में पे कौन करेगा? मालिक पे करेंगे या कंपनी पे करेगी? भाई कंपनी को जब इंसान कह दिया कंपनी अपने मामलात के लिए खुद जिम्मेदार, वो खुद पे करेगी, मालिकों ने पे नहीं करना। फिर हमने डिस्कस किया था ऑनरशिप ऑफ एसेट्स एंड प्रॉपर्टी। जब मालिकों ने कंपनी बना दी और कंपनी और मालिकों के दरमियान एक दीवार खड़ी होगी, मेरे बच्चे मुझे बताओ इस कंपनी के जो एसेट्स होंगे या जो लायबिलिटीज होंगी वो किसकी जिम्मेदारी है? एसेट पे हक किसका है और लायबिलिटी जिम्मेदारी किसकी है? कंपनी एसेट पे मेरे बच्चे कंपनी का हक होगा, लायबिलिटी कंपनी ने पे करनी है। तो जब लायबिलिटी पे करनी है तो लायबिलिटी पे करने के लिए एसेट्स भी तो होने चाहिए ना। आधी सी बात है भाई, लायबिलिटी आप एसेट से ही पे करते हो। अब ये ना हो कि एसेट मालिक कहें कि एसेट हमारे हैं, लायबिलिटी कंपनी की है। वो तो कहेंगे भाई आप किसी इंसान के साथ जुल्म कर रहे हैं, ना इंसाफी कर रहे हैं। एक इंसान के सर पे सिर्फ लायबिलिटी, जैसे आप घर में हो, जब किसी का कर्जा देना हो वो कहेंगे आप देंगे, जब किसी ने पैसे लेने हो वो कहेंगे, घर वाले कहेंगे हम खुद लेंगे। आपको दुख नहीं होगा भाई, मुझे तो आप इंसान समझ नहीं रहे घर के अंदर है, दीवार में टकरे मारने को दिल करेगा है? नहीं नहीं, गर्मी बहुत है मेरे बच्चे, जोर के चोट लग सकती है। नहीं बेटा, फिर हमने डिस्कस किया था राइट टू रिसीव फ्रॉम डेटर्स, वही है मेरे बच्चे, एसेट ही है मेरे बच्चे। जब कंपनी के मालिकों ने कंपनी बना दी, वो खुद से इंसान बन गई, लहदा से ये इंसान है, लहदा से इंसान है, चलो इसी को बना दो, ये लहदा से इंसान है। तो अगर इस कंपनी ने किसी बंदे को उधार पे सामान बेचा, कोई मिस्टर ए है, इस कंपनी ने उसको 1 लाख रुपए का उधार पे सामान बेचा, मैं ये कह दूं ये मिस्टर ए कंपनी का डेटर है, रिसीवेबल है कंपनी का, ऐसे मेरे बच्चों। अब किसी मालिक को पता चल गया हो, शेयर होल्डर को पता चल गया हो मिस्टर ए ने हमारी कंपनी का, मालिक तो हम ही है ना कंपनी के, तो मिस्टर ए ने कंपनी का 1 लाख रुपया देना, क्या वो खुद उसे रिसीव करने जा सकते हैं? तो मेरे बच्चे अगर कंपनी इस मिस्टर ए ने इन मालिकों को पैसा दे दिया, क्या कंपनी कल इससे वो पैसे रिकवर कर सकती है मिस्टर ए से? बिल्कुल। वो कहेंगे हमने तो आपके मालिकों को दे दिया, वो कहेंगे मालिक कौन? मैं तो जानती पहचानती नहीं मालिकों को, तूने मेरे पैसे देने थे मुझे दे, आप मेरे पैसे किसी और को कैसे दे सकते हो? भाई जाओ उनसे रिकवर करो और मेरा पैसा मुझे दो। सर वो आप रिकवर करो ना करो आपका वो मामला है, आपने पैसे मुझे देने थे तो आपने मेरे मालिकों को भी दिए, क्योंकि जो भी खैर अभी रहने दो। नहीं बेटा, कल हमने ये भी डिस्कस किया था कि जब हम कंपनी बनाते हैं, आप में से वो कौन कौन से बच्चे हैं जो पहली दफा कंपनी लॉ पढ़ रहे हैं? हाथ खड़ा करो, ठीक हो गया, ज्यादा मासूम बच्चे हैं। वैसे तो I2B में काफी कुछ पढ़ के आए हो, लेकिन नहीं बेटा, ये थोड़ी सी बातें याद रखिए। मालिकों ने कंपनी बनाई, और कंपनी कैसे बनी होगी मेरे बच्चे? किसी दरबार पे जाके दुआ मांगने से या चादर चढ़ाने से? कैसे बनी होगी? उसको रजिस्टर्ड करवाया होगा कंपनी एक्ट 2017 में, जब वो रजिस्टर्ड हुई होगी या इनकॉर्पोरेट हुई होगी कंपनी बन गई। अब मेरे बच्चे जब कंपनी बन गई, अब ये है आर्टिफिशियल पर्सन। याद है कल हमने एक बात यहाँ पे डिस्कस की थी कि ये देखो इसका सर कैसा है और ये नेचुरल पर्सन का सर देखो, अकल इन दोनों सरों में से किसमें है? ये नेचुरल गोल सर वाले, इसमें अकल है। इसका मतलब ये हमने कंपनी बना तो दी, इसमें अकल नहीं है, ये खुद ब खुद कुछ नहीं कर सकती। इसको चलाने के लिए हमें चाहिए गोल सर वाले लोग, ऐसे मेरे बच्चे। मतलब कौन? नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन इस कंपनी को चलाएंगे, इन लोगों को हम कहेंगे डायरेक्टर्स। चाहे लफ्ज बोर्ड बोल दिया करेंगे, चाहे डायरेक्टर आएगा बार बार लफ्ज, इसको डिस्कस करेंगे। कंपनी जब बना दो, कंपनी अलहदा इंसान बन जाती है अपने मालिकों से, और उस अलहदा इंसान को चलाने के लिए हम कुछ लोगों को अपॉइंट कर देते हैं, और उन लोगों को हम कहते हैं ये कौन है? डायरेक्टर। इनको बोलते हैं ऑनर, और डायरेक्टर्स के लफ्ज हम बोलते हैं मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। इनके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? जिन लोगों ने टैक्स पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद हो, टैक्स पढ़ते हो ना, या पढ़ा हुआ होगा किसी ने, याद है जब हम कंपनी को डिसाइड करते हैं वो रेजिडेंट है कि नहीं, उसका कंट्रोल, मैनेजमेंट और कंट्रोल की बात करते हैं कि अगर साल में मैनेजमेंट और कंट्रोल उसका होली या पार्शली, पार्शली वो तो उसमें था ना, उसमें एसोसिएशन पर्सन में, तो होली हो। तो अगर साल में किसी भी लम्हे अगर सारा कंट्रोल पाकिस्तान में आया हो, कंट्रोल किसके पास होता है कंपनी का? डायरेक्टर्स के पास। तो मेरे बच्चे एक्चुअली मैनेजमेंट और कंट्रोल किन के पास चला जाता है? अच्छा दोबारा इसको देखिएगा, दोबारा भूल जाओ अभी मैंने क्या बातें की। हम सब लोग ये हैं जिन्होंने ये कंपनी बनाई। जिस दिन ये कंपनी बन गई हम लोग अलहदा हो गए और कंपनी अलहदा से इंसान बन गई। अब अगली बात है कि सर इस इंसान को अब मैनेज कैसे करना है, चलाना क्या है, चलाना कैसे? तो यहाँ पे लॉ ने कह दिया भैया परेशान ना हो, इसको चलाने के लिए हमें चाहिए होंगे डायरेक्टर्स। ये कानूनी होता है, याद रखिएगा, कानूनी तौर पे आपने डायरेक्टर्स अपॉइंट करने होते हैं। तो हमने क्या कर दिया, मालिकों ने क्या कर दिया, इस कंपनी में डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया। अब अगली बात आएगी सर ये डायरेक्टर आएंगे कहाँ? ये बड़ी अहम बात है।
ये डायरेक्टर कहाँ से आएंगे इस कंपनी को जो चलाएंगे? याद रखना मेरे बच्चे, कंपनी के डायरेक्टर्स हमेशा, लफ्ज क्या है, हमेशा, हमेशा मेंबर्स में से ही अपॉइंट होंगे। जो कंपनी के मेंबर्स हैं, जो मालिक हैं, वही क्या बनते हैं? कंपनी के डायरेक्टर। हाँ, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इसकी 4 एक्सेप्शंस हैं। कितनी एक्सेप्शंस हैं? यानी कि मेंबर्स के अलावा 4 बाहर से लोग आ सकते हैं जो कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे। उन 4 के अलावा जो कंपनी के डायरेक्टर्स होंगे हमेशा किन में से बनेंगे भला? मेंबर में से। याद रखोगे इस बात को। ये जो कंपनी को चलाने के लिए किनको अपॉइंट किया जाता है? डायरेक्टर्स को। और डायरेक्टर कहां से अपॉइंट होते हैं? मेंबर में से। क्या हमेशा मेंबर में से होंगे? अब लिखा तो है हमेशा। हाँ, आपने ये भी बोलना है हमेशा मेंबर में से अपॉइंट होंगे स्वाय 4 एक्सेप्शन के। आपने ये नहीं करना नहीं हमेशा नहीं। भाई आपने पूरी बात बोलनी है। वैसे तो हमेशा मेंबर में से अपॉइंट होंगे, लेकिन स्वाय 4 एक्सेप्शन के। तो ये दोनों दोनों अल्फाज लिख रखे हैं, हमेशा मेंबर में से अपॉइंट होने। लेकिन इसकी कितनी एक्सेप्शन है? 4 एक्सेप्शन है। लो बेटा, एक और बात दिमाग में रखिए। मान लो कि हम सब लोग यहाँ पे सीएफई के ये मेंबर बैठे होंगे, इनको चाहे मेंबर लफ्ज बोल दो, चाहे इनके लिए लफ्ज हम आगे जाके शेयर होल्डर बोल दिया करेंगे, चाहे इनको ऑनर कह दो, चाहे इनको मालिक कह दो, जो मर्जी लफ्ज बोल दो। हम सब लोग यहाँ पे कौन बैठे हुए? सीएफई के मालिक बैठे होंगे। अब मेरे बच्चे सीएफई हमने बना लिया, अब इसके डायरेक्टर अपॉइंट करने हैं। इसको चलाने के लिए किसको अपॉइंट करना है? डायरेक्टर्स को। ये कहाँ से अपॉइंट होंगे? हम में से, हमेशा हम में से। फिलहाल तो अपनी बात करो, बाद वो 4 को बाद में देखेंगे। हमेशा मेंबर में से अपॉइंट होंगे। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो, ये जो इस तरफ सारे बच्चे बैठे हुए, हमने कहा कि ऐसा करते हैं इन बच्चों को डायरेक्टर बना देते हैं। भैया आप एग्री हो? इन बच्चों को क्या बना देते हैं? डायरेक्टर। अच्छा, जब इन मेंबर्स को हमने कंपनी के डायरेक्टर बनाया होगा, याद रखना कि इनको हमने क्या किया है, इन बच्चों को हमने उस कंपनी में एक अजाफी ओहदा दे दिया है। ये कंपनी के मालिक मेंबर भी हैं और आज के बाद ये बच्चे कंपनी के डायरेक्टर भी हैं। और ये जो डायरेक्टरशिप है, इनको क्या मिला? एक अजाफी ओहदा मिला है। याद रखोगे इस बात को। जिन लोगों ने ओहदा दिया है, इनका एहसान है इन बच्चों का। जिन बच्चों ने आपको ओहदा दिया है, वो चाहें तो इस ओहदे को वापस भी ले सकते हैं, याद रखिए। लेकिन जब वो ओहदा कल वापस ले लेंगे, याद रखना मेंबर आप रहेंगे लेकिन डायरेक्टर नहीं रहेंगे। याद दोबारा देखिएगा, जब मेंबर में से ही कुछ लोगों, क्योंकि मेंबर में से ही हमेशा डायरेक्टर अपॉइंट हो, जब मेंबर में से कुछ लोगों को डायरेक्टर अपॉइंट कर दिया जाएगा, मेरे बच्चे ये जो डायरेक्टरशिप है उन मेंबर्स के पास क्या होगा? अजाफी ओहदा हो। इस ओहदे को खत्म भी किया जा सकता है। जब उस ओहदे को वापस खत्म करोगे, आप कहेंगे सर हम आपको रिमूव कर रहे हैं डायरेक्टरशिप से। भाई डायरेक्टरशिप से रिमूव होंगे लेकिन वो मेंबर रहेंगे, क्योंकि मेंबर से कैसे रिमूव कर सकते हो उसको? हाँ, जो अजाफी ओहदा दिया था, अजाफी उनके सर पे जो पग रखी थी, भैया ये मैनेजमेंट भी आपके सपुर्द है, आपने वो पग उतार ली, भैया जाओ निकलो यहां से। ऐसे ही कुछ। तो देखिएगा, कहता है कि कंपनीज आर मैनेज बाय देयर डायरेक्टर। कंपनी को हमेशा कौन मैनेज किया करेगा? कभी नहीं बोला सर ये तो मेंबर मैनेज कर रहे हैं। ना ना, कर मेंबर ही रहे हैं, लेकिन उनको एक ओहदा मिला है डायरेक्टरशिप का। वो एज ए डायरेक्टर मैनेज कर रहे हैं। कंपनी को एज ए मेंबर आप कभी भी मैनेज नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। अगर कोई ये कहेगा ना मैं कंपनी को एज ए मेंबर ही मैनेज करना चाहता हूं, ना ना मेरे बच्चे, कंपनी लॉ के अंदर इस चीज की इजाजत ही नहीं है। कौन मैनेज करेगा कंपनी को? डायरेक्टर्स। और वही बंदा मेंबर जब डायरेक्टर बन जाएगा तो एज ए डायरेक्टर मैनेज कर रहा होगा। अगर वो डायरेक्टरशिप खत्म कर दी, उसकी मेंबरशिप में कोई रोल, सॉरी मैनेजमेंट में कोई रोल नहीं होगा। अगर किसी की डायरेक्टरशिप खत्म कर दो, उसका कंपनी की मैनेजमेंट में कोई रोल, क्योंकि मेंबर एज ए मेंबर कंपनी को मैनेज, मेंबर को कंपनी को मैनेज करने के लिए क्या बनना पड़ेगा? डायरेक्टर। और ये हमेशा डायरेक्टर कहां से होते हैं? मेंबर में से। कितनी एक्सेप्शन है? 4। अब देखिएगा मेरे बच्चों, कहता है कि कंपनीज आर मैनेज बाय डायरेक्टर्स हु शुड बी मेंबर ऑफ द कंपनी एज वेल। कि उन मेंबर जो डायरेक्टर्स होंगे, जो अपॉइंट करेंगे हम, वो क्या होने चाहिए? वो मेंबर होने चाहिए विद ए फ्यू एक्सेप्शन। और ये एक्सेप्शन कितनी है बोला? 4। कहता है इन स्मॉल कंपनी। अब जरा देखिएगा, ये जो कोई सीनियर बचा वो जरा चुप रहे, और जो बाकी लोग हैं जरा बताइएगा। तो बेटा ये कंपनी है हमारी, इस कंपनी के अज्यूम कर लो टोटल ये 5 मेंबर हैं। मेंबर कितने हैं इसके? 5। अच्छा, ये पांचों के पांचों सोच रहे हैं ऐसा करते हैं, हम पांचों के पांचों डायरेक्टर बन जाते हैं। हम पांचों के पांचों क्या बनेंगे? इस कंपनी के डायरेक्टर बन जाएंगे। वो सारे के सारे मेंबर क्या बन गए? उस कंपनी के डायरेक्टर भी बन गए। अब मेरे बच्चे कानूनी तौर पे मेंबर्स के कुछ जिम्मेदारियां हैं वो एज ए मेंबर परफॉर्म करते हैं, और डायरेक्टर्स की कुछ जिम्मेदारियां हैं वो लोग एज ए डायरेक्टर ही परफॉर्म करते हैं। दोबारा सुनिएगा, कंपनी में 2 तरह के लोग होते हैं, एक कंपनी बनाने वाले और एक कंपनी चलाने वाले।
जो कंपनी बनाने वालों की जिम्मेदारियां हैं, आगे जाके हम डिस्कस करेंगे इनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं, वो कंपनी बनाने वाले ही परफॉर्म करते हैं एज ए मेंबर। और जो कंपनी चलाने वाले हैं वो डायरेक्टर हैं, और जो कंपनी को चलाने के मामलात हैं वो डायरेक्टर ही मेरे बच्चे देखते हैं। लेकिन यहां पे मुझे बताइएगा, यहां पे जितने कंपनी बनाने वाले हैं वो सारे ही कंपनी चलाने वाले भी हैं। और अभी हमने डिस्कस किया, इन्होंने कुछ मामलात एज ए मेंबर सेपरेटली परफॉर्म करने हैं और इन्होंने एज ए डायरेक्टर सेपरेटली परफॉर्म करने हैं। अगर सारे मेंबर ही डायरेक्टर हों, मुझे बताओ क्या अभी भी इनको सेपरेटली चीजों को करना चाहिए, या वो अब डायरेक्टर और मेंबर क्योंकि सेम ही है, वो मेंबर और डायरेक्टर वाले, चलो इस तरह देखिएगा भाई, मेंबर्स की अलग मीटिंग हुआ करती है, बाय डिफॉल्ट मेंबर्स की अलग मीटिंग होती है, उसके लिए लफ्ज आगे जाके हम बोला करेंगे जनरल मीटिंग्स। डायरेक्टर्स की अलग मीटिंग हुआ करेंगी, उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे बोर्ड मीटिंग्स। दोबारा देखिएगा, मेंबर्स की मीटिंग को क्या बोलते हैं और डायरेक्टर्स की मीटिंग को क्या बोला करेंगे, बोर्ड मीटिंग्स। अब मेरे बच्चे अगर सारे के सारे मेंबर डायरेक्टर बन के बैठे हैं, कानून कहता है मेंबर्स की मीटिंग भी होनी चाहिए, डायरेक्टर्स की मीटिंग भी होनी चाहिए। अगर वो सारे के सारे मेंबर ही डायरेक्टर हो, मुझे बताओ इनको अलग-अलग मीटिंग करनी चाहिए, बोर्ड मीटिंग और जनरल मीटिंग, या एक ही बस उसको मीटिंग रखें, उसी में बोर्ड वाले फैसले कर लें, उसी में मेंबर वाले फैसले कर लें, देख लो। तो कानून मेरे बच्चे वही कह रहा है जो आप लोग कह रहे हो। कानून कहता है देखो, अगर मेंबर सारे के सारे भी डायरेक्टर बन गए, उसके बावजूद जो मेंबर वाले काम हैं वो उन्होंने मेंबर्स की जनरल मीटिंग में बैठ के करने हैं, जो कानूनी तौर पे मेंबर की जिम्मेदारियां हैं, और जो बोर्ड की जिम्मेदारियां हैं वही लोग मेरे बच्चे अलहदा बोर्ड की मीटिंग बुला के उसमें फैसले किया गया। क्योंकि बड़े सारे ऐसे फैसले हैं जो सिर्फ बोर्ड मीटिंग में हो सकते हैं, जनरल मीटिंग में नहीं हो सकते। बड़े सारे ऐसे फैसले जो जनरल मीटिंग में हो सकते हैं, बोर्ड मीटिंग में नहीं हो सकते। तो जो चाहे मेंबर सेम हो, और वो मेंबर ही सारे के सारे डायरेक्टर हो। हम सब लोग यहाँ पे सीएफडी के मेंबर भी हैं, हम सब लोग डायरेक्टर भी हैं। जब हमने मेंबर्स वाला फैसला करना होगा, उसके लिए कौन सी मीटिंग बुलाएंगे, मेंबर्स की। और जब डायरेक्टर वाला फैसला करना होगा, डायरेक्टर्स की मीटिंग। और दोनों की जिम्मेदारियां क्या हैं, अलग-अलग है, और ये अलग-अलग ही परफॉर्म की जाएंगी, ये याद रखिएगा। क्योंकि अल्फाज यहाँ पे बोला जाएगा कि मेरे बच्चे जब कंपनी बन जाती है, अल्फाज क्या है, जब कंपनी बन जाती है, सेपरेशन ऑफ, ये वैसे मैं लिख रहा हूँ लामती तौर पे, ये ना कहना के साथ समझ कुछ नहीं आ रही। सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट और कंट्रोल किसके पास चला जाता है, डायरेक्टर के पास। और ऑनर कौन है, ये। इसका मतलब जब कंपनी बन गई, ये दोनों क्या हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं। जब कानून ने कह दिया कि जिस दिन आप कंपनी बना देते हो, कंपनी की मैनेजमेंट एंड कंट्रोल और उसकी ओनरशिप, ये दोनों सेपरेट हो जाते हैं, तो मेरे बच्चे आपने सेपरेट ही रखना है। चाहे सारे के सारे मेंबर डायरेक्टर बन जाए, उसके बावजूद इनके मेंबर वाले रोल अलग होंगे और डायरेक्टर वाले रोल अलग परफॉर्म। ये बात समझ आ रही थोड़ी बहुत? जी जी। तो बेटा, आप अपनी किताब में इसको लिख लो, मैनी, ये भी खत्म कर दो, विद मैनी एक्सेप्शन। क्योंकि वो फ्यू उसको समझ नहीं आ रही, तो मैनी कर लो मेरे बच्चे, आप बाकी ना कीजिएगा। ये भी एक्सेप्शन है क्लास के अंदर। बेटा कहता है इन स्मॉल कंपनीज, छोटी कंपनीज के अंदर, द शेयर होल्डर एंड डायरेक्टर मे बी द सेम इंडिविजुअल। यानी कि जो लोग शेयर होल्डर हैं वही क्या बन के बैठे हुए हैं, डायरेक्टर। बट इन लार्ज कंपनी द डायरेक्टर्स माइट हैव होल्ड ए स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ द शेयर और इवन नो शेयर। लेकिन जो बड़ी कंपनीज होती है, मान लो एक कंपनी उसमें 500 शेयर होल्डर है, डायरेक्टर हमने 10 अपॉइंट करने हैं, तो हम क्या करेंगे, 500 में से कितने लोगों को डायरेक्टर बनाएंगे, 10 लोगों। वो जो 10 लोग हैं वो मेंबर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी उसमें 500 लोग बैठे होंगे या 10? जब मेंबर्स की मीटिंग होगी, अब बताओ, वहां पे 5, वो जो 10 डायरेक्टर हैं वो मेंबर भी हैं। अच्छा, ये भी चीज दिमाग में रखिए, अगर इन लोगों को हमने डायरेक्टर बना दिया, ये मेंबर भी हैं डायरेक्टर भी हैं, जब डायरेक्टर्स की मीटिंग होगी हम पास पास में नहीं जा सकते, जब मेंबर्स की मीटिंग होगी ये भी आएंगे उसके अंदर, यानी कि ये दोनों तरफ से खाएंगे। ऐसे ही मेंबर की मीटिंग में भी आगे और डायरेक्टर की मीटिंग में भी आगे। ले बेटा, अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि कंपनी एक इंसान होती है, अपने मालिकों से लेना। आप इंसान हो? और इतना मुश्किल सवाल, सर कल पूछ के बताएंगे। तो आप इंसान हो? सर इंसान हो तो मेरे बच्चे कल इंशाल्लाह आप इनकम ही कमाओगे। सर आज क्यों नहीं बोला आपने? भाई आज तो फिलहाल नहीं कमा रहे, खा रहे हो अभी तो। अब बताओ कल इंशाल्लाह कमाओगे, आप लोग इनकम ही कमाओगे। जब इनकम कमाओगे मेरे बच्चे, बीइंग ह्यूमन या पाकिस्तानी नेशनल या रेजिडेंट, आप क्या करोगे, उसके ऊपर टैक्स भी पे करो।
यानी कि जो पाकिस्तान में रहेगा, जो पाकिस्तानी है, जो यहाँ से कुछ कमाएगा, वो क्या करेगा, उसके ऊपर सादा अल्फाज में टैक्स भी। तो मेरे बच्चे, क्या कंपनी को हमने इंसान बोल दिया? और ये पाकिस्तानी है, वो भी आपको देख लेंगे वहां पे। खैर, फॉरेन कंपनीज भी होती हैं, पाकिस्तानी भी होती हैं। तो फिलहाल हम बात करें, कंपनी अगर इंसान है तो कंपनी क्या करेगी, अपना जो प्रॉफिट कमाएगी उसके ऊपर टैक्स देगी। जो कंपनी का प्रॉफिट होगा वो कंपनी की इनकम है। एक्चुअली कंपनी क्या करेगी, अपनी इनकम के ऊपर टैक्स पे करती है, उसी तरह जिस तरह आम इंसान पे करते हैं। लेकिन यहाँ पे आप वो याद है टैक्स के मामला जो पढ़े होंगे जिन्होंने, कंपनी जब प्रॉफिट कमाती है तो कंपनी प्रॉफिट में से टैक्स पे करती है। मान लो 29% टैक्स, 100 रुपया कंपनी ने कमाया, उसके ऊपर 29% टैक्स दे दिया, तो कितना बाकी रह गया मेरे बच्चे? सॉरी, 71। तो कितने रह गए बाकी? 71। तो अब ये 71 जो प्रॉफिट रह गया, ये आफ्टर टैक्स है। इस प्रॉफिट को उठा के किन में डिवाइड कर दिया जाएगा? शेयर होल्डर में। उसका नाम होता है डिविडेंड। प्रॉफिट का वो हिस्सा, या सारे का सारा जो वो हिस्सा जो मेंबर में डिवाइड कर दिया जाए, समझाने के लिए बात कर रहा हूं अभी, ये पढ़ेंगे जाके, पूरा चैप्टर पढ़ेंगे डिविडेंड के ऊपर। प्रॉफिट का वो हिस्सा जो मेंबर में डिवाइड किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? डिविडेंड। जब ये मेंबर्स के हाथ में डिविडेंड आएगा, मुझे बताओ, क्या डिविडेंड के ऊपर टैक्स होता है? कितने परसेंट वाला? 15%। अगर आपको याद हो, इसका मतलब क्या हुआ, कंपनी के प्रॉफिट के ऊपर 29 प्लस 15, तो कितना? 44%। तो 44% टैक्स पे करती है कंपनी, अगर हकीकत में देखें तो। लेकिन फिर कंपनी इसमें आप जैसे सियाने लोग जाते हैं कंपनी के अंदर, सीएफओ, और फिर वो खलवाड़ करते हैं वहां पे कि मेंबर्स को जो डिविडेंड मिल रहा हो उसके ऊपर टैक्स ना ले, ऐसी शक्ल में डिविडेंड दो लोगों को कि उसके ऊपर टैक्स पे कर देना। कुछ ऐसे बथेरे मेरे बच्चे मंतर होते हैं आप लोगों के पास। हैं? अब ये ना कहना खुदा ना खासा सर वो गलत कर रहे होंगे या सही कर रहे होंगे। कानून में जो लूप होल्स होते हैं, उनसे फायदा उठा रहे हो अगर आप, वो हलाल होता है। कानून यही। और वो याद है, टैक्स एवेजन और अवॉइडेंस। अवॉइडेंस जायज थी, एवेजन मेरे बच्चे वो हराम था। तो इसी तरह अब देखो ना, ये केसेस लगे हुए हैं अदालत के अंदर। इमरान खान ने कहा था कि ये साइफर है और इसमें ये कुछ है, हमें धमकियां लगी। लो भैया, इमरान खान ने अपने मुंह से बोला ये साइफर है, ये उसकी कॉपी है। उसने जो भी सीक्रेट डॉक्यूमेंट था उसको पब्लिक किया। अदालत में साबित नहीं हो सकता कि इमरान खान ने वो जो साइफर लहराया था वो साइफर था कि नहीं। हालांकि खुद बोल रहा है कि ये साइफर है, लेकिन अदालत में साबित, और इमरान खान क्या हो गया? बरी हो गया। सिर्फ क्या था उसके हाथ में, वो जो साइफर था जो खुद बोल रहा था, भाई अदालत में साबित करना है आपको। एक्चुअली क्या हुआ होगा उसमें, सारे कहीं ना कहीं कोई कानूनी लूप होल्स होंगे जिनका फायदा उठा के वकीलों ने इमरान खान को इस मामले से बरी करवा दिया। तो हम कुछ कह रहे हैं गलत होगा, कुछ कह रहे हैं सही होगा, लेकिन जो भी है, भाई कानून में जो लूप होल्स होते हैं वो आप जैसे जो प्रोफेशनल्स होते हैं बड़ी मेहनत करके उनको ढूंढते हैं, और फिर क्या करते हो, आप उसकी फीस चार्ज करते हो। हाँ, ये जेन्युइन है। फिर आप क्या करते हो, उसकी फीस चार्ज करते हो, लोगों को टैक्स बचा के कम करके देते हो और उसके पैसे चार्ज करते हो। खैर, वापस आओ। कह रहा कि कंपनी इज पर्सनली लायबल टू पे द टैक्स ऑन इट्स इनकम। सादी सी बात है कि कंपनी जो कमाएगी, क्योंकि इंसान है ना, तो इंसान जब कंपनी को मान लिया तो कंपनी फिर अपने इनकम के ऊपर ही क्या करेगी? टैक्स खुद पे करेगी। लीगल ऑब्लिगेशंस। अगर कंपनी ने कोई गैर कानूनी काम किया तो जो कानूनी जिम्मेदारी होगी वो मालिकों पे होगी या कंपनी के ऊपर होगी? भाई बार बार बात कर रहे हैं सर, मालिक अलहदा है और कंपनी अलहदा है। जब कंपनी अलहदा एक इंसान है, तो ये इंसान अगर कुछ गलत करेगा, गैर कानूनी करेगा, तो मालिकों का क्या कसूर उसके अंदर? हम किसको पकड़ेंगे? लेकिन मेरे बच्चे, कुछ ऐसी सिचुएशंस होती हैं जहां पे मालिकों का इरादा शुरू से ही कुछ गलत करने का हो, लेकिन वो कहते हैं हम कुछ गलत करेंगे, हम पकड़े जाएंगे। तो एक एक दूसरे को कहता है कैसा करते हैं, फिर इस गलत काम को, जो मनशियात मनी लॉन्ड्रिंग का हमने काम करना है, ऐसा करते हैं, इसको कंपनी बना के करते हैं। उन्होंने क्या किया, एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा ली, और उस कंपनी के जरिए करना क्या है, कोई गैर कानूनी काम करना है। और मकसद क्या है, जब हम कंपनी बना लेंगे हम लहदा हो जाएंगे, और वो कंपनी लहदा होगी, इसके जरिए हम मनी लॉन्ड्रिंग करेंगे। तो मेरे बच्चे याद रखना, जहां पे इन लोगों की पहले से ही नीयत खराब हो, बदनीयती हो, कि हम कंपनी सिर्फ कोई गैर कानूनी काम करने के लिए बना रहे हैं। एक्चुअली ये कंपनी क्या कर रहे हैं, अपने सामने कंपनी वाला एक लबादा ओढ़ रहे हैं। हकीकत में दरअसल ये गलत करने का इरादा किनका, इनका सामने क्या है, इन किसको रखा हुआ इन्होंने? कंपनी को, इस इंसान को सामने रखा हुआ। तो याद रखना, जहां पे बदनीयती की बेस पे कोई बंदा कंपनी बनाएगा और ये साबित हो जाए कि इन्होंने बदनीयती की बेस पे ये कंपनी बनाई थी, तो कंपनी को साइड पे करके किसको पकड़ लिया जाएगा? मालिक। ये ना समझना कि हमेशा ये तो बड़ी बेहतरीन चीज है, आप कंपनी बनाओ, मालिक अलहदा हो जाएंगे, कंपनी अलहदा बन जाएगी। और उसको याद है वो जिन्होंने बीला पड़ा हुआ, मनी लॉन्ड्रिंग,
मनी लॉन्ड्रिंग में दो तरह की सजाएं थी, दो तरह के इंसानों के लिए। जो नेचुरल पर्सन थे उनकी सजाएं लहदा थी, जिन्होंने नहीं पढ़ा वो पढ़ लेंगे, और जो आर्टिफिशियल पर्सन थे उनकी सजा लहदा थी। जो नेचुरल पर्सन थे उनको कैद भी होती थी और उनके एसेट वगैरह भी जब्त कर लिए जाते थे। जो आर्टिफिशियल पर्सन था उसे 100 मिलियन हम उसको फाइन वो करते, कैद तो कर नहीं सकते उसको आर्टिफिशियल पर्सन। लेकिन पाकिस्तान के अंदर हमने डिस्कस किया था, एक कंपनी को भी इन्होंने कैद दे दी थी। ऐसे जज है माशाल्लाह, उन्होंने कहा था कंपनी को इतने साल कैद। मैं क्या बंद क्यों करना है, क्योंकि कंपनी तो भुट्टो है, नजर ही नहीं आती क्या। ओ यार, सील करना खुदा ना खासा कैद करना होगा, कैद करना यार, कैद करना। चलो जरा देखिएगा, कह रहा इफ कंपनी ब्रेक्स द लॉ इट इज यूजुअली द कंपनी इटसेल्फ दैट इज लायबल अल्दो। ये अच्छा, ये वो एग्जांपल दे रहा हूं जो भी मैं आपको बता रहा हूं। कहता है अगरचे कुछ ऐसे हालात हैं इन विच इट्स ऑनर्स आर इट्स ऑफिसर्स मे बी पर्सनली लायबल। याद है हमने डिस्कस किया था, अगर कंपनी कुछ गलत करे तो कंपनी को 100 मिलियन फाइन, लेकिन अगर साबित हो जाए कंपनी के गलत करने में उसके मालिक या ऑफिसर जिम्मेदार हो तो मालिकों और ऑफिसर्स को वो सजा मिलेगी जो आम इंसानों की थी। वो जो मनी लॉन्ड्रिंग का कानून था, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ हम पढ़ लेंगे उसको बी लॉ के अंदर। कहता है अगर तो कुछ ऐसे, लेकिन कुछ ऐसे हालात होते हैं जहां पे मालिक भी पकड़े जाएंगे, लेकिन नॉर्मली मेरे बच्चे कुछ गलत करेगी वो कौन जिम्मेदार होगा, कंपनी खुद होगी। लेकिन कुछ हालात, वो हालात मैंने आपको कुछ बता दिए कि जहाँ पे इरादा करके हम कोई गैर कानूनी काम कर रहे होंगे, मकसद क्या है, सिर्फ अपने आप को साइड पे करना, तो वहां पे फिर कंपनी को साइड पे करके किसको पकड़ा जाएगा, आप लोगों को। तो बेटा अभी अभी जो आपने पढ़ा वो क्या था बोला, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंपनी, यानी कि कंपनी में क्या खसूसियात होती है। हमने देख लिया कि कंपनी अपने बिहाफ पे कॉन्ट्रैक्ट करती है, कंपनी डेट्स और लायबिलिटी इंकर कर सकती है, कंपनी अपने एसेट्स की खुद मालिक होती है, कंपनी प्रॉफिट कमाएगी उसके ऊपर खुद टैक्स पे करेगी, कंपनी कोई कानून तोड़ेगी तो उसके लिए कौन जिम्मेदार होगा, कंपनी खुद जिम्मेदार होगी स्वाय कुछ सर्कमस्टांस। जी बेटा, उसकी बेटा आप अकेले कारोबार कर रहे हो, आप रेडी लगाते हो, उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लो, कोई खसूसियात नहीं होती इसमें। जो मर्जी कारोबार कर रहे हो, अपनी लाइबिलिटी को लिमिटेड करने के लिए आप क्या कर लो, उसको कंपनी के तौर पर रजिस्टर्ड करवा लो, दुकान बनाइए उसकी कंपनी बना लो। ये आपकी मर्जी है मेरे बच्चे, कोई खास ये नहीं हो कि ये होगा तो कंपनी होगी। एक बंदे की कंपनी भी हो सकती है और हजारों लाखों की भी हो सकती है। ले बेटा, अब ये बड़ा अहम टॉपिक है मेरे बच्चे, कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे बच्चे। मालिक हैं, मालिकों ने कंपनी बनाई, और कंपनी जिस दिन रजिस्टर्ड हुई तो कंपनी खुद से अलग इंसान बन गई थी, ऐसे ही मेरे बच्चे। ये कंपनी क्या बन गई थी, खुद से एक अलग इंसान बन गई। ये अलग कैसे हुई है, मालिकों से याद याद रखना है। और हम यही जो कंपनी अलग से एक पर्सनैलिटी बन गई है, कंपनी अलग एक इंसान बन गई है, एक पर्सनैलिटी बन गई है, अब हम उसके कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने जा रहे हैं। हम पूरी कंपनी बनने के कॉन्सिक्वेंसेस डिस्कस नहीं करने जा रहे। इसी चैप्टर का कोई सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। जरा देखो जिनके पास किताब है, इसी चैप्टर का कोई सेकंड लास्ट टॉपिक होगा, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी है। लास्ट ही है भाई, लास्ट है वो कह रहा है, इससे आगे कुछ नहीं है, देख लेना। कह रहा हूँ, कह रहा कुछ सिर्फ मुझे हर मामले में चैलेंज करना, बेशर्मी। लो भैया, तो सेकंड लास्ट कह रहा है छोटा सा टॉपिक है बस, उसके बाद चलो ठीक हो गया। लो बेटा, तो ये बड़ा अच्छा बच्चा है, ये हर क्लास में होता है। तो देखिएगा क्लास में मतलब ये मुझे जगा के रखता है मेरे बच्चे, ऐसे बेहुदा सवाल करता है, मेरी नींद उड़ जाती है, अगले कई दिनों की भी उड़ जाती है। नहीं, ये इससे ज्यादा नहीं बेटा। पढ़ने क्या जा रहे हैं बोला। अच्छा, ये इन दोनों चीजों का, ये जो लास्ट टॉपिक है इसका नाम क्या था, इफेक्ट ऑफ ए रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। जब पूरी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो उसके इफेक्ट कह लो या लफ्ज कॉन्सिक्वेंसेस कह लो, एक ही बात है। ये देखो मैं यहाँ पे लफ्ज लिख देता हूँ, इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी। वहां पे लफ्ज क्या है, इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। वहां पे जब पूरी कंपनी रजिस्टर्ड करवाते हो उसके क्या इफेक्ट होंगे वो डिस्कस किया हुआ, उसमें ये बातें भी डिस्कस होंगी, याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पहलू डिस्कस कर रहा है, वो ये क्या कह रहा है, कहता है जब कंपनी हम बना लेते हैं कंपनी अलहदा इंसान बन जाती है। वो जो अलहदा हमने उसको इंसान बनाया उसकी वजह क्या है, हमने उसको मालिकों से अलहदा इंसान क्यों ट्रीट कर रहे हैं।
सिर्फ एक चीज है कि कंपनी जब रजिस्टर्ड हो अलहदा इंसान बन गई। सर उन्होंने उसको मालिकों से अलहदा क्यों इंसान माना है? सिर्फ इस पहलू को मेरे बच्चे यहाँ पे डिस्कस करना है। पूरी कंपनी रजिस्टर्ड हो गई, हम उसकी बात नहीं कर रहे, वो वहां से मेरे बच्चे आंसर करेंगे। याद रखिएगा पेपर के अंदर अगर उसने पूछ लिया इफेक्ट ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बताओ या कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी बताओ, तो याद रखना है यहाँ पे किस चीज की बात हो रही है कि कंपनी जब बन जाए अपने मालिकों से हम उसको अलहदा क्यों इंसान बना रहे हैं। इसके तीन वजूहात होती है मेरे बच्चे, तीन वजूहात होती हैं। अब वो थोड़ा लॉजिकली भी है मेरे बच्चे, थोड़ा सा देखते जाइएगा। हमने कंपनी को इस ये तो उल्लू बन गया। हमने कंपनी को इसलिए भी इंसान माना है अलग अलग अपने मालिकों से। मेरे बच्चे कल खुदा ना खासा ये सारे मालिक मर जाए, समझाने की बात कर, मुझे बताओ क्या कंपनी भी मर जाएगी? क्या कंपनी भी खत्म हो जाएगी? भाई भाई जब एक हमने कह दिया कंपनी अलग इंसान है, तो उनके साथ इनका ताल्लुक ही क्या उनके मरने जीने से? ये मर जाए, इनकी जगह पे कोई और आ जाए, कोई और आ जाए, सदियों गुजर गई, कंपनी अपनी जगह पे चलती रहेगी जब तक वो कंपनी खुद ना मरे। और कंपनी के मरने को हम डिसॉल्व करना कहते हैं। जब कंपनी को वाइंडिंग अप के प्रोसेस से गुजर के डिसॉल्व कर देंगे तो मेरे बच्चे उस वक्त कंपनी खत्म होगी। अदरवाइज मेंबर के बदलने से या मेंबर्स के मरने से कंपनी की सेहत पे कोई असर। एक तो इसलिए आपने कह दिया कि कंपनी, इस वजह से हम कंपनी को ज्यादा इंसान ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि अगर हम उनके साथ ही जोड़ देते ना, जैसे पार्टनरशिप है, हमने डिस्कस किया था ना कि पार्टनरशिप और उसका जो बिजनेस होता है, यानी कि पार्टनर और पार्टनरशिप बिजनेस, इन दोनों की अलग अलग हैसियत। इसलिए अगर एक पार्टनर भी मर जाए ना मेरे बच्चे, पूरी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाती है। क्यों? क्योंकि हमने पार्टनरशिप बिजनेस को अलहदा से इंसान ट्रीट ही नहीं किया होता, हम करते ही नहीं उसको। पार्टनर और उनका बिजनेस दोनों एक ही चीज होते हैं। या ये पार्टनर ना बोलो, पार्टनर और पार्टनरशिप ये दोनों एक ही चीज होते हैं। अगर एक भी पार्टनर मर जाए तो मेरे बच्चे पूरी पार्टनरशिप क्या हो जाएगी? डिसॉल्व हो जाएगी, खत्म हो जाती है। नहीं, आप कहेंगे नहीं नहीं सर, वो तो अगर 5 पार्टनर हो, एक मर जाए या छोड़ के चला जाए तो सर बिजनेस तो वो 4 पार्टनर चला रहे होते हैं। नहीं नहीं मेरे बच्चे, वो 5 वाली पार्टनरशिप खत्म होगी, अब ये चारों क्या करेंगे? एक नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट करेंगे, उसके तहत वो बिजनेस चलाएंगे। वो पुरानी पार्टनरशिप क्या होगी? खत्म होगी। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे ऐसे नहीं होता। ये कोई पार्टनर इनमें से मर जाए, कोई चला जाए, जो मर्जी हो, कंपनी को जब हमने अलहदा से इंसान ट्रीट कर लिया, कंपनी अपनी जगह पे चलती रहेगी। एक तो वजह ये होगी इसको सेपरेट पर्सनैलिटी ट्रीट करनी। अब दूसरा मेरे बच्चे, इन मालिकों ने ये कंपनी बनाई और मान लो कि इन्होंने 1-1 लाख रुपया इस कंपनी में इन्वेस्ट किया है। एक्चुअली ये ऐसे ही है, जब कंपनी को हमने अलहदा इंसान ट्रीट कर लिया, ये जो इन्होंने 1-1 लाख रुपया दिया है, ये समझ लो कि ये कंपनी को उधार दे रहे हैं। समझ लो, उधार का लफ्ज बोलना नहीं चाहिए, उधार ना कहें, ये समझ लो कि इन लोगों ने इस बंदे को, इस इंसान को 1 लाख रुपया दिया है, ये लो भैया इसको इन्वेस्ट करो, इन्वेस्ट करके कुछ कमाओगे हमें भी दे देना और अपने लिए भी रखो। सादा अल्फाज में, जैसे एक दोस्त डिस्कस कर रहा था चंद दिन पहले, कहता है कि यहाँ पे जो मार्केट में फ्रॉड हो रहा है ना, फ्रॉड में से एक ये भी है कि हम क्या करते हैं, हम लोगों को कहते हैं ये फलाना मैं कारोबार कर रहा हूँ, या वो कह रहा हूँ इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, इसमें इतना रिटर्न आ रहा है, आप लोग भी इसमें इन्वेस्ट करें। अक्सर कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, उन्होंने रेंट पे गाड़ी शाड़ी लेकर, अच्छी गाड़ी रखी होती है, इस तरह का माहौल बना के ना, अच्छा ऑफिस ऑफिस बना के वक्ती तौर पर, वो क्या करते हैं, लोगों को कहते हैं मैं फलानी जगह से कमा रहा हूँ, आप लोग भी क्या करो, इस बिजनेस में इन्वेस्ट करो, मैं आपको इतना कमा के दूंगा। वो क्या करेगा, वो आपसे 1 लाख रुपए पकड़ता है, उस बिजनेस में कहीं पता नहीं कौन सा बिजनेस होता है, अभी हवा में होता है, क्या करेगा, आपको इसी तरह कई लोगों से पकड़ रहा होता है, और आपको शुरू के अंदर वो क्या करेगा, जो भी उसे 15% 20% तय किया होगा महीने का, 2 महीने का, वो आपको पे भी करेगा। उसके बाद आप कहेंगे भाई ये तो बड़ा अच्छा कारोबार है, आप क्या करेंगे, आप उसी पैसे को दोबारा उसके पास इन्वेस्ट कर देते हैं कि भाई मजीद रिटर्न। फिर वो क्या करेगा, कुछ अरसे बाद वो सारे पैसे इकट्ठे करेगा और गायब हो जाएगा। आप उसको ढूंढते हैं, या चलो मान लो गायब नहीं होता, कुछ अरसे बाद वो कहेगा वही वो जो बिजनेस था वो लॉस में चला गया, अभी आएगा प्रॉफिट तो मैं दूंगा। वो बिजनेस फिर कभी प्रॉफिट में आता ही नहीं, और आपका पैसा क्या कर जाता है, वो डूब जाता है। फिर एक्चुअली हमें पता चलता है कि वो जो उसने कुछ आपसे कुछ चीजें साइन करवाई होती हैं, उस साइन करवाने में कुछ ऐसी चीजें भी तय होती हैं कि आप ये पैसा इसको बिजनेस पर्पज के लिए दे रहे हो, और बिजनेस में तो फायदा नुकसान दोनों के चांसेस होते हैं। अगर वो नुकसान हो गया तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं, फायदा हो गया तो उसको भी आपको फायदा दे रहा था, वो दिखाएगा। फिर देखें सर, ये बिजनेस एक्चुअली इन्होंने बिजनेस में पैसे लगाए थे, शुरू में इनको फायदा आ रहा था, मैं इनको फायदा दे रहा था, सर जब लॉस हो गया तो वो भी तो इन्होंने शेयर करना है। तो बिजनेस में तो बिजनेस होता ही वो जिसमें लॉस प्रॉफिट दोनों के चांसेस हो, तो इसलिए वो क्या करते हैं, वो आपका पैसा हजम कर लेते हैं। लोग पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं। तो क्या होगा, इस तरह की किसी भी चीज में मेरे बच्चे एक चीज पक्की जिंदगी का असूल बना, जो पैसे बड़ी आसानी के साथ आपके पास आ रहे हो ना, ऐसे पैसे से इज्तनाब करें।
जो बगैर मेहनत किए हुए आपने नहीं सर ये क्यों, खुदा का खौफ करे सर, हम पागल हैं सर कि जो पैसे बड़ी आराम से आ रहे हो। सर हमने तो एक सिग्नेचर करना है, करोड़ों लेने हैं, आप कहेंगे ये आराम से पैसा आ रहा है। मैं उस सिग्नेचर की बात नहीं अभी कर रहा, उसको भी आप बेचोगे, मैं अभी उसके बेचने की बात नहीं कर रहा, फिलहाल तो मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो पैसा बड़ी आसानी के साथ आपके पास आ जाए। मैं कह रहा हूँ बीइंग ए मुस्लिम, आप इस चीज का ईमान बना लो कि जिस चीज में मेरी मेहनत नहीं, उस वो पैसा कहाँ से किस चीज किस मद में आ रहा हो। तो बेटा हमारे लिए एक चीज है कि मेहनत करके हलाल कमाओ। आप कहेंगे नहीं सर अगर बगैर मेहनत के हलाल आ रहा है तो फिर तो ठीक है ना, सारे रिश्वत इकट्ठी कर रहे हैं, बल्कि वो तो थोड़ी सी रिश्वत के लिए मेहनत भी करते हैं। चले खैर गोली मारो, पता नहीं मैं कौन सी बातें कर। लो बेटा, नेक्स्ट बात क्या थी बोला, डिस्कस क्या कर रहे थे यार। हाँ, इन्होंने क्या किया, 1 लाख रुपया कंपनी को दे दिया। ये एक अलग इंसान है एक्चुअली, उन्होंने ये पैसा दिया उसको इन्वेस्ट करने के लिए। कल इसने क्या किया, इस कंपनी, वो इंसान इन्वेस्ट कर रहा है, उसको बिजनेस में लगा रहा है। अगर कोई फायदा होगा तो वो इंसान इनको फायदा देगा, अगर वो डूब गया तो इनका ये पैसा लेकर डूबेगा। याद रखोगे। लेकिन मेरे बच्चे, अगर ये इंसान, ये जो पैसे इनको दिए हैं, कल ये इंसान डूब जाता है, इनका सिर्फ वही पैसा डूबेगा जो इन्होंने ये इन्वेस्ट किया हो। इनकी लायबिलिटी क्या है, लिमिटेड। एक मकसद कंपनी को अलग इंसान बनाने का ये भी है कि मालिकों की लायबिलिटी कैसी रहे, लिमिटेड। अगर ये अलग इंसान ना होता, पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर की तरह होता, तो याद रखना इस बिजनेस की जितनी भी लायबिलिटीज होनी थी वो किन की लायबिलिटीज होनी थी, मालिकों। हमने कह दिया जब ये इंसान अलहदा है, ये अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार है, मालिक जिम्मेदार नहीं है। हाँ, मालिकों का भी ज्यादा से ज्यादा नुकसान जो हो सकता है वो कौन सा हो सकता है, जो उन्होंने इस इंसान को पैसे दिए होंगे, जो इन्वेस्टमेंट की हो। तो दूसरा मकसद क्या है, कंपनी को लहदा इंसान ट्रीट करने का, ताकि मालिकों की लायबिलिटी कैसी बन जाए, लिमिटेड। अगर ये कंपनी लहदा इंसान ना होती तो मालिकों की लायबिलिटी कैसी होनी थी, अनलिमिटेड। बिल्कुल किस तरह, जिस तरह सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप में होता है, क्योंकि वहां पे वो जो बिजनेस होता है वो मालिकों से लहदा इंसान नहीं होता, इसलिए वहां पे मालिकों की लायबिलिटी कैसी होती है, अनलिमिटेड। लेकिन यहाँ पे हमने कंपनी को लहदा इंसान बना दिया, तो मालिकों की लायबिलिटी इसी वजह से क्या बन गई, लिमिटेड। क्योंकि ये लहदा इंसान ये अपने मामला के लिए खुद जिम्मेदार होगा, कंपनी जिम्मेदार, मालिक जिम्मेदार। लो बेटा, अभी तक आपने दो बातें डिस्कस की हैं, एक का नाम था परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन मतलब क्या है, मालिक जैसे मर्जी बदलते रहे, कंपनी चलती रहेगी मेरे बच्चे। ये चीजें सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप में नहीं होती। दूसरा हमने डिस्कस किया कि ये जो लायबिलिटी है मेंबर्स की वो क्या हो जाएगी, लिमिटेड हो जाएगी। अब तीसरी मेरे बच्चे सेपरेशन। किस चीज की सेपरेशन, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। ये भी मेरे बच्चे तभी पॉसिबल है अगर ये कंपनी एक अलग से इंसान। देखो मेरे बच्चे, तीन चीजें हैं यहाँ पे। कह रहा है कि लिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द ओनर ऑफ ए बिजनेस। अगर ये कंपनी लहदा इंसान ना होती तो मेंबर्स की लायबिलिटी कभी भी लिमिटेड नहीं होनी थी, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप की तरह होनी थी, अनलिमिटेड। दूसरा क्या कह रहा है, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप फ्रॉम कंट्रोल, आई मेंबर्स एंड डायरेक्टर्स। भाई अगर हमने कंपनी को अलहदा इंसान बना दिया, जब इसको मैनेज करने के लिए हम लोग अपॉइंट किए, उनका नाम रख दिया हमने डायरेक्टर्स, जो कि अपने मालिकों से अलग होते हैं। आप कहते हैं नहीं नहीं सर, मालिक ही डायरेक्टर बनते हैं, इसलिए वहां पे अल्फाज यूज कर दिए, चाहे मालिक ही डायरेक्टर बनते हैं, उसके बावजूद उनका मालिकों का रोल अलग है और डायरेक्टर वाली जिम्मेदारियां अलग है। याद रखोगे। इसका मतलब क्या हुआ, एक मिस्टर ए ही मेंबर भी है और वो मिस्टर ए ही डायरेक्टर भी है, उसके बावजूद मेरे बच्चे उसका एज ए मेंबर मामला अलहदा होंगे और एज ए डायरेक्टर अलहदा होंगे। क्योंकि लॉ कहता है कि सेपरेशन ऑफ ओनरशिप और किस कंट्रोल, कंट्रोल जब कंपनी लहदा इंसान बनेगी, इसका कंट्रोल किसके पास चला गया, डायरेक्टर्स के पास। अगर ये लहदा इंसान ना होती तो इसका कंट्रोल किसके पास रहना था, मालिकों के पास। जैसे पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप में पार्टनरशिप का कंट्रोल किसके पास रहता है, पार्टनर्स के पास, किसी और के पास नहीं होता। ये नहीं कहते अच्छा सर ये जो पार्टनरशिप का बिजनेस है ये तो पुराने लोग चला रहे हैं, मैनेजर चला रहे हैं, आप उनसे पूछे। हम कहेंगे कारोबार किनका है, सर वो तो हमारा है। तो सर आपका ही कंट्रोल है उसको। पार्टनरशिप और सोल ट्रेडर में मैनेजमेंट और कंट्रोल किनके पास होता है, मालिकों के पास। क्यों, एक ही है, लहदा है ही नहीं, पार्टनरशिप लहदा बिजनेस ही। लेकिन मेरे बच्चे कंपनी के अंदर क्या होगा, सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप फ्रॉम मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। कंपनी को जब हमने लहदा इंसान बना दिया तो इसका जो कंट्रोल है वो डायरेक्टर्स को दे दिया और मालिक लहदा कर दिया। सर वो मालिक ही तो डायरेक्टर बनते हैं। भाई मालिकों को एक अजाफी रोल मिलता है डायरेक्टर वाला। कल अगर मालिकों ने डायरेक्टर के तौर पे कुछ गलत भी कर दिया, हम उसको डायरेक्टर के तौर पे सरजनिश करेंगे उसकी, उसको मान लो कि किसी तरह का कसूरवार ठहराएंगे, एज ए मेंबर नहीं कुछ भी कहेंगे उसको। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे, उसको डायरेक्टर के होते से फारिग कर देंगे। याद रखोगे। तो मेरे बच्चे, अगर कंपनी लहदा इंसान ना होती तो कभी भी सेपरेशन ऑफ ऑनरशिप एंड मैनेजमेंट ना होती, ये दोनों सेम ही रहने। ये समझ आ भी रही है कि खुदा ना खासा हमें बैठे सुन लो।
स्वाद तो मिलना को नहीं इसका मेरे बच्चे, पेपर पास करने के लिए बैठे हो। और ये ना समझना कि यही सवाल करेगा सारे, मेरे बच्चे आप लोग भी कर लेना सवाल, और ये ना ही करे तो बेहतर है। हाँ बेटा, कंपनी खुद इंसान है, वो अपने नाम से करेगी। भाई देखो, कल आप जाएंगे कहीं पे, मान लो किसी बड़ी कंपनी को ज्वाइन करो एम्प्लॉयमेंट के तौर पे, मेरे बच्चे वहां पे जो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट होगा वो तो बेटा कोई इंसान कर रहा होगा, कोई एचआर का कोई हेड होगा, कोई मैनेजर होगा, वो आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट करेगा। लेकिन वहां पे मेरे बच्चे वो साइन अपने करेगा, लेकिन उसके ऊपर स्टैंप किसके लगाएगा? कंपनी, क्योंकि कंपनी ने उसको ऑथोराइज किया है, ये ले पकड़ स्टैंप, जहां पे तू कहीं पे हमारे बिहाफ पे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो ना, अपने साइन करके ऊपर स्टैंप लगा देना। इसका मतलब होगा तूने हमारे लिए कॉन्ट्रैक्ट किया है, तू जस्ट हमारा एजेंट है, प्रिंसिपल हम है, जिम्मेदार हम है। ये जो कंपनी के एम्प्लॉय होते हैं वो क्या होते हैं? कंपनी के एजेंट होते हैं। कंपनी को प्रिंसिपल कौन है? कंपनी खुद है। तो वो एजेंट जितना कुछ कर रहे होंगे, जिम्मेदार कौन होता है? कंपनी खुद होती है। करते काम इंसान ही मेरे बच्चे में। ये अभी आपने क्या पढ़ा बोला? अच्छा, एक आखिरी पॉइंट रह गया, कहते ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, यानी कि कंपनी के अंदर ऑनरशिप क्या हो सकती है? ट्रांसफर हो सकती है। क्या पार्टनरशिप के अंदर पार्टनरशिप ट्रांसफर हो सकती थी? पार्टनर अपना जो इंटरेस्ट था इन पार्टनरशिप, देखो एक तो था प्रॉफिट का हिस्सा, वो तो ट्रांसफर कर सकता था, अगर आपको याद हो, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ पढ़ लेंगे। एक था कि मैं, हम सब लोग सीएफई के पार्टनर हैं, और मैं कहता हूं कि देखो भैया मैं जा रहा हूं यहाँ से, मेरा कोई फलाना भाई है, वो आज के बाद मेरा यहाँ पे पार्टनर हो, अब मेरी जगह पे पार्टनर हो। कैसे हो सकता था? एक बंदा निकल रहा हो और अपनी जगह पे किसी और को पार्टनर बना रहा हूँ, वहां पे इजाजत नहीं थी। लेकिन मेरे बच्चे यहाँ पे है ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप। अगर मैं, ये सीएफई ये कंपनी है, मैं यहाँ का शेयर होल्डर हूँ, मैं अपने शेयर क्या कर सकता हूँ? किसी और को ट्रांसफर कर सकता हूँ, किसी को कोई एतराज नहीं होता। लेकिन ये बाकी जगहों पे पार्टनरशिप के अंदर इस तरह लॉ नहीं होता मेरे बच्चे, आपको इजाजत ही नहीं होती पार्टनर अपनी जगह पे किसी और को बैठा के खुद निकल जाए। एक तो मेरे बच्चे ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप, और दूसरे नंबर पे जब ट्रांसफर ऑफ ऑनरशिप होगी तो यहीं से मेरे बच्चे जन्म लेगा परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? अब देखो, आप जैसे सियाने बच्चे कहेंगे सर इस कंपनी के मेंबर ही दो हैं, और दोनों बाइक पे बैठे जा रहे थे, थोड़ी सी स्पीड तेज हुई तो वो कहीं पे टकराई, और खुदा ना खासे इन दोनों की डेथ हो गई। अब मेरे बच्चे मुझे बताओ, दो ही मालिक थे, दोनों मर गए, कंपनी रहेगी या नहीं? क्यों रहेगी भला? सर वो तो लहदा इंसान है सर, इनके मरने से कंपनी की सेहत पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा। अब मेरे बच्चे बताओ, अगर इनके मरने से कंपनी की सेहत पे असर नहीं पड़ेगा तो मालिक कौन है? अब परपेचुअल सक्सेशन होगी, ये नहीं रहेंगे तो इनकी जगह पे इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव आ जाएंगे बेटे। सर वो भी ना रहे, उनकी जगह पे उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव। याद हो टैक्स वाले क्या करते थे? आपसे टैक्स लेंगे, चलें आपकी आपकी एग्जांपल ना लो, हम फलाने बंदे से टैक्स लेंगे, अगर वो मर गया हम उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव से टैक्स लेंगे। तो वैसे ही कह रहा हूँ, कहीं होता है ना सर, ऐसी बात ना किया करो, कोई कबूलियत का वक्त भी होता है, आप हर जगह पे आप। हाँ वो तो पक्की बात है मरना, लेकिन वो चाहते हैं कि हम जल्दी नहीं मरना चाह रहे, अल्लाह माफ करे, वो तो कोई भी नहीं चाहता। हर एक की यही ख्वाहिश है, खुदा ना खासा, कि अगर कोई कोई कमी पेशी होगी हो दुनिया के अंदर, तो जब वो बिल्कुल इंशाल्लाह उसकी तौबा हो जाएगी फिर हम दुनिया से जाएंगे, यही हमारी ख्वाहिश है सबकी। है नहीं सर, कमाना है सर, खाना पीना है सर, यैशी करनी है सर, जहाजों पे सर वो झूले झूले लेकर सर, फिर कोई मसला नहीं। अब वापस आ गया, मैं भी सोचना शुरू कर देता हूँ, हैं? मैं तो ज्यादा गुजार ली, अब जो थोड़ी सी रहेगी, मैंने तो ये ऐसा कुछ भी नहीं किया, हैं? चलें खैर वापस आ, कहता है कि ट्रांसफर ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब क्या है? ये मालिक नहीं रहेंगे तो इनकी जगह पे कोई और मालिक बन जाएगा, लेकिन कंपनी मेरे बच्चे चलती रहेगी। पक्की बात है, मैं जिस तरह वो टैक्स वाले बात यहीं से शुरू हुई थी ना, कि कोई बंदा है उसने टैक्स पे करना, वो नहीं पे करेगा, उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो मर गया तो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो मर गया तो उसके, वो मारे जाते थे। वो कहता कोई तो होगा ना जिंदगी में, अगर इसकी जायदाद का कोई भी मालिक नहीं होगा फिर तो है ही गवर्नमेंट, तो रौला ही मुक जाता। लेकिन जब तक उसका कोई वारिस होगा वो क्या करेगा? वो टैक्स पे करेगा उसका। बिल्कुल उसी तरह जब तक ये वारिस इसके हैं मेरे बच्चे, तो ये नहीं होंगे तो कोई और होगा। जब सारे खत्म हो जाएंगे तो मालिक कौन बन जाएगी? गवर्नमेंट। कंपनी तो तब भी रहेगी। क्या पढ़ा अभी आपने? कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सन। अच्छा, ये किसी और टॉपिक से लेता कोई टॉपिक है, या कोई हमने डिस्कस किया? ये टॉपिक कहीं और भी है, वो क्या है नाम उसका? इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी। क्या इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ ए कंपनी और कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ सेपरेट पर्सनैलिटी क्या दोनों सेम है? उसमें सारी चीजें डिस्कस हुई हैं, इसमें सिर्फ एक पहलू डिस्कस किया है। कौन सा वाला? कि कंपनी जब बन जाती है हम उसको मालिकों से अलग क्यों किया है।
उस क्यों के कितने रीजन है अलग करने के? 3। एक तो ताकि मालिकों की लायबिलिटी कैसी हो जाए, लिमिटेड। और दूसरा, अगर मालिक ना भी रहे तो भाई मालिकों से अलहदा कंपनी, अलहदा इंसान है, कंपनी चलती रहे। और तीसरे नंबर पे मालिक अलहदा हो और उनका जो मैनेजमेंट का रोल है वो अलहदा रहे। मालिक, और ये कहाँ पे मालिक और मैनेजमेंट का रोल सेम ही कहाँ पे होता है बोला? पार्टनरशिप्स के अंदर। लेकिन कंपनी में क्योंकि कंपनी एक अलहदा इंसान है, उसको मैनेज करने के लिए अलहदा लोग अपॉइंट किए जाते हैं, डायरेक्टर्स होते हैं, चाहे वो मालिकों में से हो, लेकिन वो अलहदा ही ट्रीट किए जाते हैं। ऐसे ही बड़ा टाइम पड़ा हुआ अभी तो। लो बेटा, अब ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो हम डिस्कस करना शुरू करेंगे। सबसे पहले देखिएगा, ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप एंड परपेचुअल सक्सेशन अभी हमने डिस्कस किया। मिस्टर ए और मिस्टर बी, मेरे बच्चे, ये दो कंपनी के मालिक हैं। 100 शेयर, अभी देखो शेयर्स का कॉन्सेप्ट हमने डिस्कस नहीं किया, आजकल में डिस्कस कर लेंगे, शायद अभी डिस्कस कर लेंगे। 100 शेयर मिस्टर ए के पास हैं, 100 शेयर मिस्टर बी के पास है। ये दोनों क्या है इस कंपनी के? टोटल 200 शेयर। और ये दोनों क्या है इस कंपनी के? ये मालिक हैं 100 शेयर से। मेरे बच्चे मुझे बताओ, अगर मिस्टर ए मर जाएगा, इसके 100 शेयर किसके पास जाएंगे? इसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास। चलो, मिस्टर ए ने अपने शेयर किसी मिस्टर सी को भेज दी, तो मुझे बताओ क्या ऑनरशिप इन 100 शेयर्स की ट्रांसफर होकर किसके पास चली जाएगी? ये इसने क्या की है? सेल किए हैं। ये क्या है? ये लीगल रिप्रेजेंटेटिव है। अच्छा, मिस्टर ए ने अपने शेयर पकड़ के किसी मिस्टर डी को गिफ्ट कर दिए, क्या मैं कह दूं कि ऑनरशिप इससे भी ट्रांसफर हो जाएगी? यानी कि अगर कोई बंदा अपने शेयर किसी को बेच दे, या वो मर जाए तो उसके रिप्रेजेंटेटिव को उसके शेयर चले जाएं, या वो किसी को गिफ्ट के तौर पे दे दे, या वो इंसॉल्वेंट हो जाए। देखो, अगर चलो, ये इंसॉल्वेंट का लफ्ज का पता ना क्या मतलब होता है? अगर ये मिस्टर ये दिवालिया हो गया हो, मुझे बताओ, ये जो शेयर्स होते हैं, ये भी याद रखना, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। याद है बचपन में हमने डिस्कस किया था, जब कोई बंदा दिवालिया हो जाए, इंसॉल्वेंट हो जाए, उसकी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाती है बोला? ऑफिशियल असाइनी के पास। ये जो ऑफिशियल, ये 100 शेयर किसके पास चले जाएंगे? ऑफिशियल असाइनी के पास। वो ऑफिशियल असाइनी 100 शेयरों का क्या करेगा? उन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देगा जो इसके क्रेडिटर है। इसका क्रेडिटर था मिस्टर ई, वो क्रेडिटर था जिसने इससे पैसे लेने थे। ये ऑफिशियल असाइनी ये 100 शेयर किसको दे देगा? मिस्टर ई को। याद रखोगे इस बात को। यानी कि शेयर कैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, अभी फिलहाल वो बता रहा हूँ। भाई कोई मर जाए, कोई बंदा सेल कर दे, कोई गिफ्ट दे दे, या इंसॉल्वेंट हो जाए, तो पक्की बात है वो तो नहीं होगा मालिक, अब उसकी जगह पे कोई और मालिक आ जाएगा। तो इसको क्या कहते हैं? ट्रांसफर क्या हुई है? ऑनरशिप। और इसी से क्या होगी? परपेचुअल सक्सेशन। मतलब वो नहीं रहा, उसकी जगह पे कोई और आ गया, इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? परपेचुअल सक्सेशन। यानी कि लोग बदलते जाएंगे और नए आते जाएंगे। यानी कि लोग जा रहे हैं और उनकी जगह पे नए आ रहे हैं। इसके लिए लफ्ज क्या बोलते हैं? याद है परपेचुअल इन्वेंट्री का वो एक सिस्टम होता है। वो जो इन्वेंट्री का जो कार्ड बनता था, वो दो तरह के होते थे, एक वो परपेचुअल भी होती थी, और सबसे ज्यादा अच्छी कौन सी? एक परपेचुअल, दूसरी का क्या थी बोला? पीरियोडिक। इनमें से ज्यादा अच्छी कौन सी होती थी? क्यों होती थी बोला? वो लगातार अपडेट होती थी, लगातार अपडेट होती थी। तो ये भी मेरे बच्चे लगातार अपडेट हो रहे होंगे, एक नहीं रहेगा तो उसकी जगह पे नया आके अपडेट हो जाएगा, कंपनी चलती रहेगी। खैर, लो बेटा, ये जरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझिएगा। क्या? बेटा, एक तो ये यहाँ पे डिस्कस करेंगे, और फिर चैप्टर नंबर 2 के अंदर भी जाके ये चीजों को सारा दोबारा डिस्कस करेंगे। बड़े ध्यान से इसको सुनिएगा। मेरा ख्याल है मोस्टली तो आपको पता है, I2B के अंदर आपने पढ़ लिया, लेकिन उसी चीज को दोबारा रिपीट करने लगा हूं। मेरे बच्चे, अज्यूम कर लो जो लोग कंपनी बनाने जा रहे होते हैं, अच्छा ये समझिएगा जरा कंपनी बनती कैसे है। जो लोग कंपनी बनाने जा रहे होते हैं, जो कंपनी बना के उन्होंने कारोबार करना है, देखो कंपनी किसी कारोबार के लिए कर रहे हो, ये थोड़ी कि कंपनी बना के आपने खुदा ना खासा खैरात इकट्ठी करनी है। ऐसा तो नहीं मांगा करोगे कंपनी बना के। तो मेरे बच्चे, उसमें कौन सी खुदा ना खासा आपकी लाइबिलिटी ऐसी होनी है कि जो आपके एसेट कम बढ़ जाएंगे, लाइबिलिटी ज्यादा हो जाएगी, लिमिटेड लाइबिलिटी करनी है। वहां पे तो आने ही आने हैं, जाने तो है ही नहीं। ऐसे ही है ना? कराती का कोई तरह को नहीं पता इसका। अरबपति हैं, करोड़पति हैं ये लोग हैं। नहीं नहीं, मैं ये भीख मांगने वालों की बात कर। चलो देखिए, लो बेटा, मिस्टर ए और मिस्टर बी ने सोचा कि ऐसा करते हैं, कोई कारोबार करते हैं, और उस कारोबार को करेंगे कंपनी बना के। अगर इनका इरादा है कि उस कारोबार को हमने कंपनी बना के करना है, तो याद रखना, लॉ कहता है कि जो लोग कंपनी बनाने जा रहे हैं, हम सब लोग हैं इनके साथ हैं, मिस्टर ए बी के साथ, ये हम सब लोग भी हैं, ये हमारे सर भी हैं इनके साथ जा रहे हैं। हम सब लोग मिलकर इनके साथ क्या बनाने जा रहे हैं? एक कंपनी बनाने जा रहे हैं। तो लॉ कहता है कि जो लोग कंपनी बनाने जा रहे हो, कंपनी बनाने से पहले ये
ये डिसाइड करेंगे कि इस कंपनी को अपनी पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए होगा। ये लोग डिसाइड करेंगे शुरू के अंदर। यानी कि अगर आप कंपनी बना के कोई कारोबार करना चाहते हो तो शुरू में आपको क्या डिसाइड करना पड़ेगा, जो मैं कारोबार करना चाहता हूं उस कारोबार को उसकी पूरी जिंदगी में, कारोबार की जिंदगी में, उसका आपकी नहीं, उस कारोबार को उसकी अपनी जिंदगी में जब तक वो खत्म ना हो जाए, डिसॉल्व ना हो जाए, उसको कितना पैसा चाहिए होगा। मेरे बच्चे इसके लिए लफ्ज बोलते हैं, एक लफ्ज बोला करेंगे, उसके लिए लफ्ज बोला करेंगे ऑथोराइज कैपिटल। ये वो कैपिटल है जो एक कंपनी को अपनी जिंदगी में इकट्ठा करने की इजाजत हो। और ये कौन डिसाइड करता है ऑथोराइज कैपिटल? ये कंपनी बनाने वाले मालिक शुरू के अंदर ही डिसाइड करते हैं मेरे बच्चे, बनाते वक्त ही डिसाइड करते हैं। अब मेरे बच्चे अज्यूम कर लो हम सब लोगों ने ये डिसाइड कर लिया इस कंपनी को अपनी पूरी जिंदगी में 1 लाख रुपए चाहिए होगा, अज्यूम कर लो, सादा रखते हैं उसको। अब मेरे बच्चे हम तो इतने सारे लोग हैं और हमने भी इस कंपनी में मालिक बनना है, लेकिन इतने सारे लोग इस कंपनी में मालिक किस प्रोपोर्शन में बनेंगे? हमें कैसे पता चलेगा कि हम सब लोग ये कंपनी बना रहे हैं, हम में से कौन बंदा इस कंपनी में कितने का मालिक होगा? उन्होंने कहा कि इसका बड़ा आसान सा तरीका है, देखो इस कंपनी को पूरी जिंदगी में कितना पैसा चाहिए, 1 लाख रुपए। हमने कहा कि ऐसा कर लेते हैं, इस 1 लाख रुपए के हम टुकड़े बना लेते हैं। हमने क्या किया, इस 1 लाख रुपए के 10-10 रुपए के हमने 10,000 टुकड़े बना लिए। अब मेरे बच्चे याद रखना, इन टुकड़ों को हम कहते हैं इस कंपनी के, एक्चुअली ये जो टुकड़े हैं इसको हम क्या कहते हैं, इस कंपनी के शेयर्स, पार्ट्स कह लो, शेयर्स कह लो, यूनिट्स कह लो, जो दिल करता है कह लो। याद है जब वो जो ट्रस्ट होता है तो हमने वहां पे बोलते हैं कि ट्रस्ट के शेयर्स नहीं होते बल्कि क्या होते हैं, यूनिट्स होते हैं। मतलब एक्चुअली उस ट्रस्ट को आपने क्या किया होता है, हिस्सों में बांटा होता है, हिस्सों में डिवाइड किया होता है, और एक हिस्से का नाम क्या है, यूनिट। और इसी तरह कंपनी को आपने क्या किया, छोटे 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 हिस्सों में डिवाइड कर लिया मेरे बच्चे। और ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं, एक हिस्से का यहाँ पे नाम क्या है, शेयर, और एक हिस्से की वैल्यू क्या है, 10 रुपए। तो एक्चुअली ये जो कंपनी का ऑथराइज कैपिटल होता है, और ऑथराइज कैपिटल को हमने जितने नंबर ऑफ शेयर में डिवाइड किया होता है, हिस्सों में डिवाइड किया होता है, एक्चुअली वो हिस्से हमने किसके किए होते हैं, उस कंपनी के। इस कंपनी की जो औकात होगी, पूरी जिंदगी के लिहाज से भी बात कर रहा हूं, जो रियल औकात होगी वो कोई और चीज होगी, वो मैं बाद में बताऊंगा। इस कंपनी की जो पूरी जिंदगी की औकात होगी वो कितनी है, 1 लाख रुपए। और हमने इसकी पूरी जिंदगी की इस औकात को क्या कर दिया, 10-10 रुपए के हिस्सों में डिवाइड कर दिया, और ये इसके टुकड़े करके हमने आपके सामने रख दिया। अच्छा भाई बताओ, अब आप में से हर कोई बंदा अपनी बसात के मुताबिक टुकड़े खरीदे। ये बिल्कुल उसी तरह मेरे बच्चे, मान लो कि कोई हाउसिंग सोसाइटी, हाउसिंग सोसाइटी में हमने क्या किया, ये 25 एकड़ का एक इलाका खरीद लिया, एरिया खरीद लिया। अब कोई 25 एकड़ तो हमने किसी को इकट्ठे बेच रहे नहीं, हम क्या करते हैं, इस हाउसिंग इस जमीन के छोटे छोटे टुकड़े करके कोई 5-5 10-10 मरले के टुकड़े कर देते हैं, और लोगों को कहते हैं कि भाई ये लो, हर कोई बंदा अपनी औकात के मुताबिक इस सोसाइटी में वो प्लॉट खरीद लो या घर खरीद लो। लोग क्या करते हैं, अपनी अपनी बसात के मुताबिक उस सोसाइटी में घर या प्लॉट खरीद लेते हैं। तो जो जितने प्लॉट या घर खरीद लेगा उतने का उस सोसाइटी में मालिक होगा। वो ये नहीं कहेगा मैं सोसाइटी का पूरी का मालिक हूँ, वो कहेंगे भाई तेरा सिर्फ 5 मरले का घर। कोई किसी ने 5-10 घर लिए होंगे, वो कहेंगे भाई ये तो थोड़ा सा ज्यादा बड़ा मालिक है। किसी ने मान लो कि एक पूरा फेज ही ले लिया होगा, कहेंगे ये बहुत बड़ा मालिक है। सेम मेरे बच्चे यहाँ पर भी है। हमने इसी तरह जिस तरह सोसाइटी में उसके प्लॉट कर दिया करते हैं, हमने कंपनी भी एक, समझ लो एक जमीन का एक टुकड़ा है, और उसको क्या कर दिया, हिस्सों में डिवाइड कर दिया, टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, प्लॉट बना दिया उस कंपनी के। और फिर कहा, लोगों को कहा कि एक प्लॉट की कीमत, इस कंपनी की जो टोटल वर्थ है, वो इसके टोटल जो हिस्से किए वो कितने किए, 10,000। अच्छा देखो, ये एक कंपनी है, ये सारी का मालिक मिस्टर ए। हम कहेंगे 100% ही पूरी जमीन का, इस पूरी कंपनी का मालिक कौन है, मिस्टर ए। मिस्टर ए ने किसी को कहा, मिस्टर बी आ जा, तू भी मेरे साथ बन जा, हम कैसा करते हैं, इस कंपनी के 2 हिस्से कर लेते हैं। इन्होंने फिर कुछ और लोगों को कहा, 2 लोगों को और कहा कि हाँ यार आप लोग भी आ जाओ, हम इस कंपनी के 4 हिस्से कर लेते हैं। इन्होंने करते करते इस कंपनी के बहुत सारे हिस्से कर लिए और फिर लोगों में ये बांट दिए। तो कंपनी के करोड़ों शेयर्स होते हैं, अरबों शेयर्स होते हैं। तो उस कंपनी की जो टोटल औकात होती है, हमने किस में डिवाइड करके रखती है, शेयर्स के अंदर। और फिर लोगों को कहते हैं कि जो जितने शेयर्स खरीद लेगा, ये उतना उस कंपनी का मालिक बन जाएगा। अब यहाँ पे मेरे बच्चे 10 रुपए का एक शेयर, एक बंदा कहता है सर मैं इस कंपनी में ऐसा करता हूँ, 2 टुकड़े खरीद लेता हूँ, 2 शेयर खरीद लेता हूँ। हमने कहा कि सर ये 2 शेयर आपके हैं, एक शेयर कितने का, 10 रुपए का, तो आपने कंपनी को कितना पे करना है, 20 रुपए पे करना है। अब एक चीज और भी, इस कंपनी की टोटल औकात कितनी है, 1 लाख रुपए। उस औकात को हमने कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 10,000। और 10,000 में से एक हिस्से की वैल्यू क्या है, 10 रुपए। अगर 10,000 हिस्से सेल हो जाते हैं, आप सब लोगों ने अपने अपने लिहाज से खरीद लिए वहां से, जब 10,000 हिस्से सेल हो जाएंगे, कंपनी को कितना पैसा इकट्ठा होगा, 1 लाख। ये वो पैसा जो उस कंपनी को चाहिए इकट्ठा करना, जिससे वो अपना कारोबार चलाएगी। एक्चुअली जो जो शेयर्स होते हैं,
ये कंपनी की जो वर्थ होती है उसका एक हिस्सा होता है। टोटल वर्थ को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया होता है, और जितने आप शेयर्स खरीद लेते हो उतने का आप क्या बन जाते हो, उस कंपनी के मालिक बन जाते हो। अब एक कंपनी के अगर करोड़ों शेयर है और आपने सिर्फ उसमें 10 शेयर्स खरीदे, खुद सोचें अपनी औकात देखें जरा क्या होगी। लेकिन है तो सही ना, मालिक तो हो मेरे बच्चे। है? कोई ऐसा प्लाजा जिसमें कोई 10,000 वो है फ्लैट्स, उसमें एक आपका भी है। भाई आप कह तो सकते हो ना उस प्लाजे के अंदर मेरा भी वो है, एक फ्लैट है, चाहे वो एक एक छोटा सा एक फ्लैट है, 10,000 में से एक है। याद रखो, लेकिन मालिक तो हो ना उतने का। तो यही मेरे बच्चे एक्चुअली शेयर्स का कॉन्सेप्ट होता है। शेयर्स क्या होते हैं, एक कंपनी टोटल को हमने छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड किया होता है, फिर हम हिस्से लोगों में बांट देते हैं। तो जो जितने हिस्से बांटना मतलब खरीद बेच देते हैं, जो जितने हिस्से खरीद लेगा उतने का क्या बन जाता है, उस कंपनी का मालिक बन जाता है। नहीं समझ आ रही है, नहीं पता करेगा बेटा। यार आपने कोशिश करना कल ना ही आओ। चलो आखिरी बात कर रहे हैं बस। और कल खुदा ना खासा किसी बंदे ने क्लास का टाइम खत्म होने से पहले ये कहा ना कि सर क्लास खत्म कर देते हैं, वो सारी क्लास को कुछ ना कुछ यहाँ से कोई कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह सारी क्लास को पिलाएगा। इसके अलावा कोई हल ही नहीं मेरे बच्चे। जब एक टाइम है, अभी 5 मिनट पड़े हुए हैं, बकवास कर रहा है कि बंदा कि क्लास खत्म करो, तो क्या करेगा वो सारी क्लास को। अब ये आपकी जिम्मेदारी है इस चीज को इन्फोर्स करवाना। याद मुझे करवा दीजिएगा, इन्फोर्स मैं करवा लूंगा। टॉफी कर देना, 10 रुपए की एक टॉफी, फिर भी तेरी औकात से बाहर हो जाएगा। चल ठीक हो गया, चल लग जाएगा कल पता। बेटा वापस आइए। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी, ये वाला कैपिटल, ये जो 1 लाख रुपया मेरे बच्चे, इसका नाम क्या था बोला, ऑथोराइज कैपिटल। द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर। इसी कैपिटल को हमने किस में डिवाइड करके रखा होता है, शेयर्स में। यानी कि ये जो शेयर्स होते हैं ये एक्चुअली किसके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उस कंपनी के कैपिटल। यानी कि उसके कैपिटल का एक हिस्सा होते हैं सादा अल्फाज में शेयर्स। कहते हैं द कैपिटल ऑफ ए कंपनी इज रिप्रेजेंटेड बाय शेयर्स एंड द शेयर होल्डर आर इट्स ऑनर। और फिर जो बंदा उस कंपनी के शेयर्स खरीदता है वो क्या बन जाता है, उसका ऑनर बन जाता है। अगर वो सारे जो 10,000 शेयर्स थे एक ही बंदे ने खरीद लिए तो एक ही मालिक होगा। लेकिन 10,000 हिस्सों का मालिक है, हिस्से आपने 10,000 ही किया। आपने ये नहीं कहना एक ही हिस्सा है ना, ना, हिस्से अभी भी 10,000 है उस कंपनी के। आपने 2 हिस्से नहीं किए, 4 नहीं किए, बल्कि कितने हिस्से किए उस बिजनेस के, 10,000। और एक ही बंदे ने खरीद लिया तो 10,000 हिस्सों का मालिक है। और वो बंदा कल मर गया है, उसके 5 बच्चे थे, और वो हिस्से कितने कितने बच्चों में डिवाइड हो गए, 2-2 हजार। ऐसा आप लोगों की कैलकुलेशन अल्लाह भलाई करे वैसे है। हालांकि मैं इस मामले में अपने आप को हर वक्त खुदा ना खासा, तो क्या होता है, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, एहसास कमतरी है, मैं वो महसूस करता रहता हूँ। लेकिन आप लोगों के साथ ये इस तरह के जब आमना सामना होता है ना, यकीन कर लो मेरा मोरल बड़ा हाई हो जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। नहीं बेटा, कहता है कि एंड द शेयर होल्डर मेंबर आर इट्स ओनर। और जो बंदा जितने हिस्से खरीद लेगा, अगर एक ने खरीदे 10,000 हिस्से, वो उसका होल्डर होगा। अगर वो 10,000 हिस्से 10,000 लोगों ने एक एक करके खरीद लिए, तो ऑनर कितने होंगे उसके, 10,000 ऑनर हो। ये बेटा, इन्हीं ऑनर का नाम क्या होगा, इनको मेंबर्स भी कह सकते हैं एंड शेयर होल्डर। यानी कि उन मालिकों को या तो मेंबर्स कह लो या शेयर होल्डर कह लो, आर यूज इंटरचेंजेबली। अच्छा ये बड़ी अहम डेफिनेशन होगी मेरे बच्चे। ये जो शेयर होल्डर और मेंबर्स, इन दोनों में फर्क होता भी है, लेकिन उसके बावजूद हम इन दोनों को इंटरचेंजेबली बोल लिया करते हैं। यार बचपन में हमने डिस्कस किया था, एग्रीमेंट को कॉन्ट्रैक्ट बोल दो, कॉन्ट्रैक्ट को एग्रीमेंट बोल दो, कोई कोई बुरा नहीं मनाएगा। लेकिन इन दोनों में फर्क भी होता है। वही मेरे बच्चे यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि मेंबर्स और शेयर होल्डर को इंटरचेंजेबली बोल दो, लेकिन इन दोनों में फर्क भी है। वो फर्क मेरे बच्चे आगे जाके हम डिस्कस करेंगे। वो यही बता रहा है कि लेटर जाके इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। कल यहीं से शुरू करेंगे मेरे बच्चे। बस ये छोटी सी बात आप लोगों ने, ये बड़ी टाइम कंज्यूमिंग थी, अगर इसको थोड़ा सा हजम कर लिया होगा मेरे बच्चे, फायदा हो जाएगा। नहीं तो कोई मसला नहीं। और कल मेरे बच्चे हमने इतना पढ़ लिया कि हम सुनने के काबिल हैं। और याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था कि जब तक टेस्ट नहीं होंगे उस वक्त तक सुना जाएगा। तो कल वही इस क्लास से जाएगा जो सुना के जाएगा, नहीं तो वो याद करेगा बैठा, जब तक सुनाएगा नहीं। बात का जो बंदा खुदा ना खासा ढीठ हो गया, वो उसको बेचारे को आ ही नहीं रहा, उसको एक छोटा सा टॉपिक दे दूंगा, ये याद करके फौरन सुना दे जा, लेकिन सुनाना पड़ेगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। टेस्ट एक आधे दिन बाद इंशाल्लाह शुरू करेंगे रिटन टेस्ट।